हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो जब मैं नया नया आया था तो मैं ऐसे ही बोला करता था, लेकिन अब चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो अब मैं बोलता हूं हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथ्स का अपना नया चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे, जहां पर हमारा लास्ट लेक्चर अगेन एक बहुत ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट लेक्चर था। क्यों इंपॉर्टेंट था सर? क्या क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट लेक्चर में? तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पर बेस्ड बहुत सारे शानदार और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करके देखा था। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि लास्ट लेक्चर में आपके साथ जितनी चीजें मैंने डिस्कस की थी, जितने सवाल मैंने डिस्कस किए थे, उन सारे सवालों का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे कोई डाउट अराइज होता है तो आप मेरे लास्ट लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में होमवर्क भी दिया था, तो उम्मीद कर सकता हूं कि सारे स्टूडेंट्स ने होमवर्क को कंप्लीट किया होगा। अब ये तो पूरी कहानी सर लास्ट लेक्चर की हो गई। इस लेक्चर में क्या करेंगे? तो इस लेक्चर के अंदर अपने इसी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे बेस्ड रिमेनिंग सवालों को कवर कर लेते हैं, जिसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पे जंप कर जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट को अपने लेक्चर को इस शानदार सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं सर। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझ लेते हैं। तो सवाल यहां पे मुझे कह रहा है सर कि AD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC. The bisector of angle ADB and angle ADC meet AB and AC in E and F respectively. Prove that EF parallel BC. अगेन ये जो सवाल है सर, ये आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहां पे एक एक करके समझते हैं सर कि सवाल में क्या क्या इंटरेस्टिंग है। तो पहली इंटरेस्टिंग चीज तो आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होगे। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो सर? कि डायग्राम हमें गिवन नहीं है, यानी कि मुझे सबसे पहले अपने सवाल के लैंग्वेज की मदद से डायग्राम तक पहुंचना पड़ेगा सर, क्योंकि जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक सवाल को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं सर। तो यहां पे अपने डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो अब आपका पूरा फोकस यहां बोर्ड पे होना चाहिए सर। तो सवाल के लैंग्वेज को पढ़ के देखो मुझे क्या क्या समझ में आया। सबसे पहले तो यहां पे मुझे दिख रहा है सर कि कोई ट्रायंगल ABC पे चर्चा हो रही है, और इसी लैंग्वेज में मुझे यह भी ऑब्जर्व हो रहा है सर कि मुझे अपने ट्रायंगल को कोई स्पेशल टाइप का ट्रायंगल साबित नहीं करना है। मुझे अपने ट्रायंगल को कोई स्पेशल टाइप का ट्रायंगल प्रूव नहीं करना है। अब चूंकि मुझे अपने ट्रायंगल ABC को कोई स्पेशल टाइप का ट्रायंगल प्रूव नहीं करना है सर, तो आपकी मर्जी है कि आप अपना ट्रायंगल कैसे कंसीडर करना चाहते हो। आप चाहो तो अपना ट्रायंगल ऐसा कंसीडर कर लो, आप चाहो तो ट्रायंगल ऐसा कंसीडर कर लो, आप चाहो तो ट्रायंगल ऐसा कंसीडर कर लो। तो प्योरली आपकी मर्जी है कि आप अपना ट्रायंगल किस तरीके से कंसीडर करना चाहते हो सर। तो मान लो यहां पे मैंने रैंडमली अपने ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से कंसीडर कर लिया सर। अब मेरे ट्रायंगल का नामकरण भी किया गया है। क्या नाम है सर ट्रायंगल का? तो नाम है मेरे ट्रायंगल का ट्रायंगल ABC। अब अगेन आपकी चॉइस है सर, आपकी मर्जी है कि आप किस वर्टेक्स को A कहना चाहते हो, किसको B कहना चाहते हो, किसको C कहना चाहते हो। मान लो मैंने रैंडमली इसको A कह दिया, इसको B कह दिया, इसको C कह दिया। तो ये इसकी मदद से हम यहां तक पहुंच गए सर। अब यहां पे जो पहली लाइन है सर, इस पहली लाइन को डिकोड करना स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से सुनना। तो इस पहली लाइन के अंदर मुझे मीडियन का जिक्र मिल रहा है सर। और क्लास 9th तक जो हमने मैथ्स पढ़ी है उसमें बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था कि मीडियन क्या होता है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। तो इस कंसेप्ट को यहां पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं सर, और यह सीख लेते हैं कि मीडियन एक्चुअली में क्या होता है। तो हमने सीखा था सर कि मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो कि मेरे ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से ड्रॉ की जाती है, और उस वर्टेक्स के सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना सर। हमने बहुत अच्छे से मीडियन के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, और उस नॉलेज से मुझे पता है सर कि मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो कि मेरे ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से ड्रॉ की जाती है, और उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड को, उस वर्टेक्स के सामने वाली साइड को, वो जो लाइन है सर, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है सर। यही मेरा मीडियन होता है। अब यहां पे आपको कहा जा रहा है सर कि AD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि आपको अपने ट्रायंगल के किसी एक मीडियन के बारे में बताया गया है। क्या मीडियन का नाम है सर? मीडियन का नाम AD है। अब खुद मुझे कॉमन सेंस से सोचकर बताओ सर कि अगर मीडियन का नाम AD है तो मीडियन किस वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया है? तुरंत जवाब दोगे सर कि मेरे ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस A, B और C हैं,
और यहां पे नाम के अंदर मुझे ए दिख रहा है, तो यहां से मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है सर कि मेरा जो मीडियन है वो ट्रायंगल के वर्टेक्स ए से ड्रॉ किया गया है। अब मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है सर? तो मीडियन की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये एक ऐसी लाइन होती है जो कि मेरे ट्रायंगल के वर्टेक्स से ड्रॉ होने के बाद मेरे वर्टेक्स के सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। अब ये जो मीडियन एडी है कहां से बन रहा है सर? तो वर्टेक्स ए से बन रहा है, यानी कि ये अपने जो सामने वाली साइड रहेगी इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, यानी कि सर ये जो पार्ट होगा ये इस पार्ट के इक्वल होगा। सर क्या मैं ये नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूं। तो मीडियन का पूरा नाम क्या है सर? एडी है, यानी कि एक एंड पॉइंट ए हो गया तो दूसरा एंड पॉइंट क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते। अब आगे कहा जा रहा है सर कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एडीबी एंड एडीसी। तो ध्यान से सुनना, दो एंगल पे चर्चा हो रही है। कौन से दो एंगल सर? तो एंगल एडीबी और एंगल एडीसी पे चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले अपने फिगर में इन दोनों एंगल को हाईलाइट करते हैं सर। तो यहां पे अगर मैं अपने फिगर को देखूंगा सर, तो ये रहा हमारा एंगल एडीबी, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। और इसी तरीके से सर ये रहा हमारा एंगल एडीसी, इसको भी यहां पे क्या कर लेते हैं सर? हाईलाइट कर लेते हैं। तो अपने दोनों एंगल को यहां पे हमने हाईलाइट कर दिया। तो अपने एंगल्स के बारे में क्या बताया जा रहा है सर? तो मेरे एंगल्स के बारे में मुझे बताया जा रहा है कि मैंने इन दोनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। मुझे बताया जा रहा है सर कि मैंने इन दोनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। बना दो भैया एंगल बाइसेक्टर। तो ये मैंने अपने पर्पल वाले एंगल के लिए एंगल बाइसेक्टर बना दिया सर। इसी तरीके से मैंने अपने रेड वाले एंगल के लिए यहां पे एंगल बाइसेक्टर बना दिया। अब देखो एंगल बाइसेक्टर के बारे में फर्दर मुझे क्या कहा जा रहा है? तो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एडीबी एंड एंगल एडीसी मीट ए बी एंड ए सी इन ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। फिर से रेस्पेक्टिवली वर्ड आ गया सर, यानी कि पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा। तो सर ये रहा हमारा पहला, ये रहा हमारा दूसरा। अगेन सर ये रहा हमारा पहला, ये रहा हमारा दूसरा। अगेन सर ये रहा हमारा पहला, ये रहा हमारा दूसरा। तो यहां पे अगर अपने रेस्पेक्टिवली वर्ड के मतलब से चलें तो मुझे कहा जा रहा है सर कि मेरे एंगल एडीबी का जो एंगल बाइसेक्टर है वो एबी को पॉइंट ई पे जाके मीट कर रहा है। मेरा एंगल एडीबी का जो एंगल बाइसेक्टर है सर वो एबी को पॉइंट ई पे जाके मीट कर रहा है। इसी तरीके से मुझे कहा जा रहा है सर कि मेरे एंगल एडीसी का जो एंगल बाइसेक्टर है वो एसी को पॉइंट एफ पे जाके मीट कर रहा है सर। तो यहां तक हमने अपने फिगर को बना लिया। अब मुझे कहा जा रहा है कि प्रूफ करके दिखाओ कि ईएफ और बीसी आपस में पैरेलल होंगे। अब मुझे कहा जा रहा है सर कि प्रूफ करके दिखाओ कि ईएफ और बीसी आपस में पैरेलल होंगे। तो यहां पे दिख रहा है सर ये रहा बीसी, ईएफ कहां होगा सर? तो अगर मैं अपने ई और एफ को ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे अपना ईएफ मिल जाएगा। तो मुझे अपने ऑरेंज वाली लाइन को क्या करना है? तो मुझे अपने ऑरेंज वाली लाइन को बीसी के पैरेलल शो करना है सर, बीसी के पैरेलल प्रूफ करना है। बना लिया है फिगर सर, नोट डाउन करो सबसे पहले फिगर को। तो यहां पे हमने अपना सबसे पहले फिगर कंस्ट्रक्ट कर लिया सर। अब एक एक करके बात करते हैं, तो ध्यान से सुनते जाना क्योंकि अब सवाल की सर्जरी स्टार्ट हो रही है। तो अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं सर कि मेनली आपके पास गिवन डाटा क्या है, मेनली आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन सवाल ने प्रोवाइड कर दी है, तो आप तुरंत जवाब दोगे सर कि मेनली मुझे तीन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। क्या क्या सर? तो पहली इंफॉर्मेशन में मुझे बताया गया है कि एडी जो है ये मेरे ट्रायंगल का मीडियन है, जिसका मतलब हम ये समझ सकते हैं सर कि ये जो लाइन एडी है ये अपने सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। दूसरी इंफॉर्मेशन में क्या प्रोवाइड किया गया है सर? तो दूसरी इंफॉर्मेशन में मुझे अपने ट्रायंगल के किसी एक एंगल के एंगल बाइसेक्टर के बारे में बताया गया, और इसी तरीके से तीसरी इंफॉर्मेशन के अंदर भी मुझे अपने ट्रायंगल के अंदर कहीं बनने वाले एक एंगल के एंगल बाइसेक्टर के बारे में बताया गया है। तो यही मेरी मेनली तीन इंफॉर्मेशन है सर। आपको साबित क्या करना है? तो आपको ईएफ और बीसी को पैरेलल साबित करना है सर। अब ध्यान से सुनना कैसे इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कि इस गिवन इंफॉर्मेशन और इस प्रूफ दैट से क्या सोच सकते हो, तो तुरंत जवाब दोगे सर कि गिवन इंफॉर्मेशन में मेनली मुझे दो एंगल बाइसेक्टर्स कौन कौन है ये बता दिया गया है। तो यहां पर अगर मैं सोचने की कोशिश करूंगा तो मुझे समझ में आता है सर कि यहां पे जरूर मुझे कहीं ना कहीं कभी ना कभी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाने की जरूरत पड़ने वाली है। क्यों?
क्योंकि अपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में ही मुझे पता है सर कि गिवन डाटा में मुझे एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में बता दिया जाता है। तो अपने गिवन डाटा से किस कंसेप्ट तक पहुंच सकते हैं सर, यह मुझे समझ में आ गया। अब इसी तरीके से अपने प्रूफ डाट पे सोचते हैं सर, तो मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे लाइनों को पैरेलल प्रूफ करना है। अगेन अगर मैं आपसे पूछूं सर कि लाइनों को पैरेलल प्रूफ करने के लिए कौन सा कंसेप्ट सोच सकते हो, तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए सर कि लाइनों को पैरेलल प्रूफ करना है, यानी कि मुझे इस सवाल के अंदर अगेन एक और कंसेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे यहां पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि अपने थेल्स थ्योरम के कन्वर्स के अंदर ही नहीं मुझे पता है सर कि मुझे अपने लाइनों को पैरेलल साबित करना होता है। अपने इसी कंसेप्ट में हमने पढ़ा था सर कि हम अपने लाइनों को पैरेलल प्रूफ करते हैं। तो अपने गिवन डाटा और अपने प्रूफ डाट को देखकर अब हमें यह समझ में आ गया सर कि सवाल में मुझे कौन कौन से कंसेप्ट अप्लाई करने हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सुनते जाना। अब यहां पे सवाल को एक तरीके से समअप करते हैं। कैसे सर? तो अब यहां पे चीजों को लिंक करना स्टार्ट करते हैं। तो गिवन डाटा में मेनली मुझे दो एंगल बाइसेक्टर के बारे में बताया गया है और मुझे यहां पे यह समझ में आ गया है सर कि चूंकि एंगल बाइसेक्टर के बारे में बताया गया है तो मुझे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाने की जरूरत है। अब दो एंगल बाइसेक्टर के बारे में बताया गया है, मतलब कि मुझे सर दो बार इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाने की जरूरत है। तो अगर मैं दो बार इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाऊंगा तो मेरे पास दो रिजल्ट निकल कर आएंगे। और सर ने लास्ट क्लास में ही सिखाया था कि ट्रायंगल चैप्टर के अंदर अगर आपके पास मल्टीपल रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं तो 99% चांसेस है कि उन मल्टीपल रिजल्ट्स की मदद से एक कॉम्बिनेशन रिजल्ट निकल कर आएगा। तो इन मल्टीपल रिजल्ट्स की मदद से यहां पे भी एक कॉम्बिनेशन रिजल्ट निकल कर आएगा सर, जो कि साइड के रेशियो के टर्म्स में होगा। अब मुझे यहां पे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है सर कि जरूर यही जो कॉम्बिनेशन रिजल्ट आएगा, इस कॉम्बिनेशन रिजल्ट के पार्ट्स के लिए मैं अपना ट्रायंगल ढूंढूंगा और उस ट्रायंगल में अब अपना कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाकर लाइनों को पैरेलल प्रूफ कर दूंगा। जैसे ही हमने अपने कंसेप्ट क्या क्या लगेंगे इसको पता कर लिया सर, तो पूरे सवाल की कहानी कैसे आगे बढ़ेगी यह भी मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो जो क्लियर हुआ है सर उसी को यहां पे देख लेते हैं। तो यहां पे सर सबसे पहले अपने रेड वाले एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कि आप मुझे रेड वाले एंगल बाइसेक्टर के लिए बताओ कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट होगा, तो तुरंत जवाब दोगे सर कि अपने रेड वाले एंगल बाइसेक्टर को देखकर समझ में आ रहा है कि मुझे अपना ये ग्रीन वाला ट्रायंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब मेरा काम होगा सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आप मेरे ग्रीन वाले ट्रायंगल के अंदर यहां पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को अप्लाई करके रिजल्ट बताओ क्या निकल के आ रहा है, तो क्या बताओगे सर? तो आप तुरंत कह दोगे कि अगर मैं अपने ग्रीन वाले ट्रायंगल के अंदर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को अप्लाई करूंगा तो मैं लिख सकता हूं AE डिवाइडेड बाई EB। मैं लिख सकता हूं सर AE डिवाइडेड बाई EB बराबर राइट साइड में क्या हो जाएगा सर? तो राइट साइड में मेरे पास हो जाएगा AD बाई BD। क्या हो जाएगा सर? AD डिवाइडेड बाई यहां पे BD हो जाएगा। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए सर। तो अपने रेड वाले एंगल बाइसेक्टर के लिए सबसे पहले मैंने अपना ट्रायंगल खोजा और इस ट्रायंगल के अंदर अपना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाकर इस रिजल्ट को लिख लिया। तो एक रिजल्ट आ गया सर। अब दूसरे रिजल्ट की बारी। अब यही सारा काम हम अपने पर्पल वाले एंगल बाइसेक्टर के लिए करेंगे सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पर्पल वाले एंगल बाइसेक्टर के लिए बताओ कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट होगा, तो तुरंत जवाब दोगे सर कि अगर हम ये पिंक वाला ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। अब इस पिंक वाले ट्रायंगल के अंदर लगा दो आप यहां पे अपना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना सर, इस पिंक वाले ट्रायंगल के अंदर अगर आप अपना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओगे तो आप कई तरीके से रिजल्ट लिख सकते हो। आप यहां पे सर AF डिवाइडेड बाई FC बराबर AD डिवाइडेड बाई DC भी लिख सकते हो। कोई दूसरा स्टूडेंट होगा जो कि सर FC डिवाइडेड बाई AF बराबर यहां पे CD डिवाइडेड बाई AD भी लिख सकता है। तो सवाल है सर कौन से रिजल्ट को लिखने पे सवाल जल्दी बनेगा? अब दोनों में से किसी रिजल्ट को यूज करो। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, सवाल बन जाएगा सर, कॉम्बिनेशन रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन टाइम बचाना हमारा पर्पस है। तो यहां पे क्या मैं सोच पा रहा हूं कि मुझे कौन से रिजल्ट की जरूरत है?
तो मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सर ने बताया था कि मल्टीपल रिजल्ट्स आने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह होता है सर कि उन मल्टीपल रिजल्ट्स के लिए जो हम ट्रायंगल सिलेक्ट करते हैं उस ट्रायंगल का कोई ना कोई कॉमन साइड होता है, कोई ना कोई पार्ट कॉमन होता है और दोनों के रिजल्ट के अंदर वो कॉमन पार्ट मुझे दिख जाता है। अब चूंकि दोनों के रिजल्ट में वो कॉमन पार्ट है तो मैं इनडायरेक्टली अपने बची हुई चीजों को कोरिलेट करके अपने कंबाइंड रिजल्ट तक पहुंच जाता हूं। तो यहां पे कौन सा रिजल्ट यूज करना है सर, या अपने रेशियो को देखकर थोड़ा सा एनालाइज करो। अब आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है सर कि दोनों ट्रायंगल में यही एडी मेरा कॉमन पार्ट है और आपने जब अपने ग्रीन वाले ट्रायंगल के अंदर अपना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाया था सर, तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट इस तरीके से आ रहा है कि आपका ये जो कॉमन पार्ट है सर, इस कॉमन पार्ट में एडी न्यूमरेटर में आ रहा है। तो जब आप अपने पिंक वाले ट्रायंगल के अंदर भी अपना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कंसेप्ट लगाओगे तो इस चीज का ध्यान रखोगे कि वो वाला रिजल्ट सेलेक्ट करें कि एडी ऊपर में आए। तो इससे क्या होगा, मेहनत थोड़ी सी बच जाएगी सर। तो क्या समझ में आ रहा है, ये वाला रिजल्ट सेलेक्ट करेंगे तो काम हो जाएगा सर, सीधे समझ में आ गया। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना। टाइम बचाना हमारे बोर्ड एग्जाम में एक बहुत क्रूशियल चीज होती है जो कि अल्टीमेटली पे ऑफ करती है, क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि बोर्ड के पेपर को जितना बार रिवाइज करोगे ना उतना बार आपको थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स मिलेगी और उतनी बार आप अपने प्रेजेंटेशन को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करोगे। और यही छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको मैथ्स में 100 में 100 लाने में मदद करती हैं। तो यहां पे मुझे क्लियर हो गया है सर कि सीधे सीधे ये रिजल्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो काम आसानी से होगा। तो क्या रिजल्ट आ रहा है अपने पिंक वाले ट्रायंगल में सर, तो पिंक वाले ट्रायंगल में अपने जरूरत के हिसाब से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाने के बाद मेरे पास आ रहा है सर कि एफ डिवाइडेड बाई एफ सी बराबर यहां पे एडी डिवाइडेड बाई डी सी। इतना क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, तो कुल मिला के मुझे समझ में आ गया था सर कि दोनों ट्रायंगल में मेरा एडी कॉमन है, यानी कि दोनों के एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के रिजल्ट में मुझे एडी दिखेगा। तो एडी वाला ये रिजल्ट रहा मेरे सामने। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो यहां पे प्रॉब्लम ये है सर कि इस एडी वाले रेशियो के पार्ट में न्यूमरेटर तो दोनों का एडी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है। यहां पे डिनोमिनेटर बीडी है, यहां पे डिनोमिनेटर डीसी है। क्या करेंगे सर, तो उसकी भी आपको यहां पे हेल्प ऑलरेडी दी गई है। ऑलरेडी गिवन डाटा में याद करो आपको बता दिया गया था कि एडी मीडियन है और यहां से हम किस रिजल्ट तक पहुंचे थे, तो हम इस रिजल्ट तक पहुंच गए थे सर कि अगर ये मीडियन है तो ये मेरे सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो अगर ये अपने सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है सर, तो क्या आप यहां पे नहीं कह सकते कि बीडी डीसी के बराबर होगा? बिल्कुल कह सकते हो सर। तो अगर बीडी डीसी के बराबर हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो गया सर, अब तो दोनों चीजें सेम ही हो गई। अल्टीमेटली अगर बीडी और डीसी आपस में बराबर हो गए सर, तो आप बीडी को डीसी से रिप्लेस कर लो या फिर आप डीसी को बीडी से रिप्लेस कर लो, तो आपके दोनों रेशियो का एक पार्ट सेम हो गया। तो क्या इनडायरेक्टली ये चीजें कोरिलेट नहीं हो सकती? बिल्कुल हो जाएंगी सर। यहां से हमारा अब कॉम्बिनेशन रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। अब मुझे अपनी सिचुएशन दिख रही है सर जहां पे गधा बराबर घोड़ा, गधा बराबर हाथी। तो क्या इनडायरेक्टली घोड़ा हाथी बराबर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर, कर देते हैं। तो अब अपने कॉम्बिनेशन रिजल्ट में मैं लिख सकता हूं सर ए डिवाइडेड बाई ई बी बराबर इस तरफ ए एफ डिवाइडेड बाई एफ सी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत अगेन नहीं होनी चाहिए सर। तो यह हमारा कॉम्बिनेशन रिजल्ट निकल कर आ गया है। अब आगे चलते हैं सर। अब कॉम्बिनेशन रिजल्ट आने के बाद क्या करना है यह भी मुझे पता है सर। मुझे पता है कि अब ये जो साइड के रेशियो के टर्म्स में हमारा कॉम्बिनेशन रिजल्ट आया है, इस कॉम्बिनेशन रिजल्ट के लिए सबसे पहले मुझे अपना ट्रायंगल ढूंढना है और उस ट्रायंगल में जब आप अपना थेल्स थ्योरम का कन्वर्स लगा देंगे तो बहुत आसानी से लाइनों को पैरेलल भी प्रूव कर देंगे सर। तो अब अपने कॉम्बिनेशन रिजल्ट की मदद से आप अपना ट्रायंगल ढूंढो जहां पे आप अपने थेल्स थ्योरम के कन्वर्स का इस्तेमाल करोगे। तो कैसे ट्रायंगल ढूंढेंगे सर? बड़ा आसान तरीका है। यहां पे सिंपली क्या करता हूं सर कि ये जो मेरे पास कॉम्बिनेशन रिजल्ट में पार्ट्स आ रहे हैं उसको अपने फिगर में हाईलाइट करके देख लेते हैं कि कहां कहां है। तो मेरे पार्ट्स है ए बाई ई बी, तो ये रहा सर ए, ये रहा ई बी। इसके बाद है सर ए एफ बाई एफ सी, तो ये रहा सर ए एफ, ये रहा एफ सी। अब अपने पार्ट्स को देखकर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर कि मुझे कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करने की जरूरत है। मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि ये जो सबसे बड़ा ट्रायंगल
ये जो हमारा ग्रे वाला ट्रायंगल है इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब इस रिजल्ट की मदद से हम अपने ग्रे वाले ट्रायंगल के अंदर जब अपने थेल्स थ्योरम का कन्वर्स यूज करेंगे तो यहां से मैं कह सकता हूं सर कि चूंकि अपने ग्रे वाले ट्रायंगल के अंदर मुझे दिख रहा है कि ए बाई ई बी एफ बाई एफ सी के बराबर है, तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं सर कि एक ऐसी लाइन ई एफ है जो कि मेरे ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और मुझे पता है कि ऐसा सेम रेशियो का डिवीजन तभी पॉसिबल है अगर वो लाइन आपके उसी ट्रायंगल के बचे हुए थर्ड साइड के पैरेलल हो। तो अब इसकी मदद से यहां पे मैं कह सकता हूं सर कि ये रिजल्ट आना तभी पॉसिबल है अगर आपका जो ईएफ हो सर ये बीसी के पैरेलल हो जाए। कर लिया प्रूफ। तो इतना पहले नोट डाउन करो सर। दिख रहा है सभी को बोर्ड? अब आपके प्रेजेंटेशन पे चलते हैं सर। तो प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे तो ध्यान से सुनते जाना। तो इतना लाल पीला हरा फिगर आपको नहीं बनाना है प्रेजेंटेशन में सर, आपको सिंपल बेसिक फिगर बनाना है। उस बेसिक फिगर के अंदर ध्यान से सुनना क्या क्या रिप्रेजेंट करना है। तो जो भी गिवन डाटा है उसको बेसिक फिगर में रिप्रेजेंट करोगे। क्या क्या गिवन डाटा है? तो आपको दो एंगल बाइसेक्टर के बारे में बताया गया था, उसको आप अपने फिगर में रिप्रेजेंट करोगे। और चूंकि वो एंगल बाइसेक्टर्स हैं तो आप इस तरीके से शो करोगे कि ये जो पार्ट्स होंगे सर ये इक्वल होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो हमेशा याद रखना, किसी सवाल में अगर एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो वो जिस एंगल को डिवाइड करता है हमेशा उसको इक्वल पार्ट से शो करना। अब मुझे यहां पे यह भी बताया गया था सर कि एडी जो है ये मीडियन है। तो मीडियन होने का क्या मतलब? इसका मतलब यह है सर कि अपने सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये पार्ट इसके इक्वल होगा, इसको भी आप यहां पे शो करोगे। इतना क्लियर है? तो ये मेनली आपको अपने फिगर में गिवन डाटा को शो करना है। अपना बेसिक ट्रायंगल बनाओगे, उसके अंदर एंगल बाइसेक्टर्स बनाओगे, एडी ज्वाइन करोगे, इस पार्ट को इसके इक्वल शो कर दोगे, इस एंगल को इसके इक्वल शो कर दोगे, इस एंगल को इसके इक्वल शो कर दोगे। डायग्राम कंप्लीट सर। अब डायग्राम के नीचे लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या क्या लिखेंगे सर? तो मुझे पता है कि मेनली हमारे यही तीन गिवन डाटा है जिसको गिवन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे सर कि हमारा जो डी है वो एंगल एडीबी का एंगल बाइसेक्टर है। तो इसको यहां पे मेंशन कर लेते हैं सर। क्या गिवन है? तो डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एडीबी। डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एडीबी, कॉमा इसी तरीके से डीएफ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एडीसी। इसी तरीके से लिखेंगे सर कि डीएफ is the angle bisector of angle ADC। इतना लिखा सर। एंड दो एंगल बाइसेक्टर की इंफॉर्मेशन गिवन है और इसके साथ साथ सर AD मीडियन है, ये भी गिवन है, इसको भी मेंशन करेंगे। एंड AD इज मीडियन, एंड AD इज मीडियन लिख लिया सर। तो जितनी गिवन इंफॉर्मेशन थी प्रेजेंट कर ली। अब इसके बाद आती है सर टू प्रूफ की बारी। क्या प्रूफ करना है? तो इन दो लाइनों को पैरेलल प्रूफ करना है सर, यानी कि मुझे प्रूफ करना है कि EF और BC आपस में पैरेलल होंगे। इसको भी लिख लिया। अब इसके नीचे आता है कंस्ट्रक्शन। तो बड़े ध्यान से सुनना। तो सर आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहां पे आपको EF और BC को पैरेलल प्रूफ करना है। अब BC तो पहले से फिगर में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा EF पहले से फिगर में नहीं था। आपको प्रूफ करने के लिए EF को ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको चीजों को प्रूफ करने के लिए EF को क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपको यहां पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ा सर? तो आपको E और F को ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि आपके प्रूफ डाट के अंदर EF की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे सर? ज्वाइन E टू F। क्या लिखोगे? ज्वाइन E टू F। क्लियर है? अब इसके बाद आता है सर थ्योरम्स स्लैश फॉर्मूलेज यूज्ड। अब जिन जिन चीजों का इस्तेमाल किया है सर उसको लाइन से 1 2 3 करके यहां पे लिख लेंगे और इसके नीचे आता है फाइनली प्रूफ, जिस पे हम अभी बात करेंगे। पहले इतना नोट डाउन करो। प्रूफ पे चलते हैं सर। तो अब यहां पे एक एक करके प्रूफ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मुझे पता है सर कि मुझे अपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए अपने इन दोनों एंगल बाइसेक्टर्स के लिए रिजल्ट लिखना है। तो एक एक करके दोनों ट्रायंगल की बात करके रिजल्ट लिख लेते हैं सर।
तो सबसे पहले अपने इस वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल का नाम मान लो लिख लेते हैं, ट्रायंगल एडीबी। तो इन ट्रायंगल एडीबी सिंस, चूंकि DE is the angle bisector of angle ADB, since DE is the angle bisector of angle ADB, therefore चूंकि ऐसा है, इसी वजह से अब मैं यहां पे अपना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का रिजल्ट लिख सकता हूं, जो कि मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो जाएगा सर AE बाई EB, AE डिवाइडेड बाई EB बराबर इस तरफ कितना हो जाएगा सर, तो AD बाई BD हो जाएगा, बराबर AD डिवाइडेड बाई यहां पे BD हो जाएगा सर। अब ध्यान से सुनते जाना सर, ये जो लाइन आपने यूज की है कि D इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ADB, ये कहां से आई है सर, तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, ये आपकी गिवन इंफॉर्मेशन है, तो ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, यहां पे गिवन लिख लेंगे सर। अब ये जो मेरे पास रिजल्ट आया है सर, इसको सबसे पहले हम घेर देंगे, यहां ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाई, क्या सर, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है सर, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, टाइम बचाने के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से आप बोलोगे ऑल्सो इन ट्रायंगल। अब किस ट्रायंगल की बात करनी है, तो राइट साइड वाले ट्रायंगल की। इस राइट साइड वाले ट्रायंगल का मान लो नाम मैं रख देता हूं ट्रायंगल ADC। तो ऑल्सो इन ट्रायंगल ADC सिंस, चूंकि DF इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADC, चूंकि DF इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADC, देयरफॉर चूंकि एंगल बाइसेक्टर है, इसी वजह से अब मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिजल्ट लिख सकता हूं सर, AF बाई FC बराबर AF डिवाइडेड बाई FC बराबर क्या हो जाएगा सर, AD बाई CD हो जाएगा, बराबर यहां पे AD डिवाइडेड बाई CD हो जाएगा सर। अब अगेन ये एंगल बाइसेक्टर है, ये किसने बताया, तो सवाल की गिवन इंफॉर्मेशन थी, तो यहां पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे सर, गिवन लिखेंगे। और ये जो फाइनल रिजल्ट आया है सर, इसको यहां पे अंडरलाइन कर लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे कि बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और यहां पे इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना पहले नोट डाउन करो सर। अब आगे चलते हैं। अब ये करने के बाद देखो क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना। अब मीडियन के बारे में भी आपको बताया गया था, तो यहां पे आप एक और स्टेप लिखोगे, क्या लिखोगे, ऑल्सो। अब आप यहां पे लिखोगे सर कि BD इज इक्वल टू CD, क्या लिखोगे, ऑल्सो BD इज इक्वल टू CD। क्यों इक्वल है सर, क्योंकि आपको बताया गया है कि AD इज मीडियन, तो ब्रैकेट में लिखोगे सिंस AD इज मीडियन, सिंस AD इज मीडियन, ये आप बस लिख दोगे। आपको इक्वल दिखा देना और ब्रैकेट में बस रीजन क्या लिखना है, AD इज मीडियन, बस ये रीजन लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये जो है सर, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देना है। इतना क्लियर है सर। अब देखो यहां पे, अब यहां पे आपकी मर्जी है कि दोनों में से किसी एक इक्वेशन में या आप क्या करो, BD को CD से रिप्लेस कर दो या आप CD को BD से रिप्लेस कर दो। तो मान लो मैं क्या करता हूं सर कि अपने इक्वेशन नंबर 3 की मदद से BD को CD से रिप्लेस कर लेता हूं। तो यहां पे लिख दूंगा सर कि पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब इक्वेशन नंबर 3 से BD के बदले CD को यहां पे पुट कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा सर AE बाई EB, AE डिवाइडेड बाई EB बराबर इस तरफ AD डिवाइडेड बाई BD के बदले किसको रख देंगे, अब CD को रख देंगे सर, और इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे। इतना क्लियर है, इतना नोट डाउन करो। अब यहां पे अपने इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 2 को मैं कंपेयर करके कॉम्बिनेशन रिजल्ट बना सकता हूं सर। तो अब मैं यहां पे कह सकता हूं, क्या कह दूंगा कि अब मैं यहां से कह सकता हूं सर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4, क्या दिख रहा है सर, तो यहां से मैं लिख सकता हूं गधा बराबर घोड़ा, गधा बराबर हाथी, यानी कि घोड़ा बराबर हाथी, यानी कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा सर AF डिवाइडेड बाई FC बराबर यहां पे आपका हो गया AE बाई EB, क्या हो गया सर, बराबर AE डिवाइडेड बाई EB हो गया। और ये जो आया है सर, इसको आप क्या बोल दोगे, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दोगे। अब क्या करते हैं सर, तो कॉम्बिनेशन रिजल्ट आ गया है। अब अपने कॉम्बिनेशन रिजल्ट के लिए ट्रायंगल ढूंढते हैं, जिसको हमने ढूंढ लिया था अपने पार्ट्स को हाईलाइट करके।
तो कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट हो रहा है सर? सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC सेलेक्ट हो रहा है। तो अब आप लिखोगे नाउ इन ट्रायंगल ABC सिंस, अब इस रिजल्ट को लिखेंगे सर, नाउ इन ट्रायंगल ABC सिंस AF बाई FC बराबर यहां पे AE डिवाइडेड बाई EB। और ये चीज आपने कहां से लिख ली? तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके लिखी, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। तो चूंकि मुझे अपने ट्रायंगल ABC के अंदर दिख रहा है सर कि EF एक ऐसी लाइन है जो कि मेरे ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं सर कि ऐसा डिवीजन होना तभी पॉसिबल है अगर, क्या होगा सर? अगर EF और BC आपस में पैरेलल हो जाए। तो अब इसके बाद नीचे लिखेंगे देयरफॉर सर EF पैरेलल BC, और यहां पे ब्रैकेट में रीजन देंगे। क्या रीजन देंगे सर? यहां पे लिखेंगे कि सिंस EF divides AB and AC in the same ratio, since EF divides AB and AC in the same ratio, and this is possible only when EF parallel BC। ये अब हम फाइनली यहां पे लिख देंगे, और ये लिखने के बाद लिख देंगे सर हेंस प्रूव्ड। इतना लिख दोगे पूरे नंबर। तो 3 नंबर या हर मार्क्स के लिए एक अगेन बहुत अच्छा सवाल। अब ध्यान से सुनना कि थ्योरम / फॉर्मूलेज यूज में क्या क्या लिखना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो आपने सर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इस्तेमाल किया, उसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? नंबर 1 एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट लिख लेना। उसके बाद नंबर 2 आपने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल किया, तो क्या लिखोगे नंबर 2 में? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट ब्रैकेट में लिख लोगे। अब ध्यान से सुनना, नंबर 3 में क्या लिखोगे? तो नंबर 3 में आप मेंशन करोगे सर कि वी नो दैट द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट्स अपोजिट साइड इनटू इक्वल पार्ट्स। अब नंबर 3 में आप ये मीडियन वाली जानकारी दोगे। क्यों? क्योंकि यहां पे तो आपने सिंपली बोल दिया कि BD और CD आपस में बराबर होंगे क्योंकि AD मीडियन है। कैसे बोल दिया? तो इसलिए बोल दिया क्योंकि मीडियन की प्रॉपर्टी ये होती है कि जिस वर्टेक्स से मीडियन को ड्रॉ किया जाता है वो अपने सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इस बात को आप मेंशन करोगे वहां पे नंबर 3 लिख के कि मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इनटू इक्वल पार्ट्स। तो ये लाइन लिखना मत भूलना। इतना क्लियर है? इतना लिख दोगे, पूरा आंसर कंप्लीट, पूरे नंबर। चलते हैं सर नेक्स्ट सवाल पे। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन एक शानदार सवाल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और इस सवाल में मैक्सिमम स्टूडेंट्स अटक जाएंगे क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा कि प्रोसीड कैसे करना है। तो सवाल में क्या क्या इंटरेस्टिंग है सर, एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझ लेते हैं सर। तो सवाल यहां पे कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड ED is the bisector of angle ADB and EF is drawn parallel to BC cutting AC in F. Prove that angle EDF is a right angle. अब सबसे पहली चीज देखो सवाल में क्या इंटरेस्टिंग है सर, आप गेस कर लिए होंगे कि हो सकता है यह सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में बिना फिगर के पूछ लिया जाए। तो अगर बिना फिगर के यह सवाल पूछ लिया जाता है तो फिगर तक कैसे पहुंचना है सर, सबसे पहले उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से सुनते जाना। तो यहां पे देखो सवाल के लैंग्वेज से क्या क्या मुझे समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है सर कि कोई ट्रायंगल ABC पे बात चल रही है, और इसके साथ साथ मुझे यह भी दिख रहा है सर कि मुझे अपने ट्रायंगल को कोई स्पेशल टाइप का ट्रायंगल प्रूव नहीं करना है। अब चूंकि मुझे अपने ट्रायंगल ABC को कोई स्पेशल टाइप का ट्रायंगल प्रूव नहीं करना है सर, तो हमारी पर्सनल चॉइस है कि हम अपना ट्रायंगल किस तरीके से कंसीडर करना चाहते हैं। आप चाहो तो ऐसे कंसीडर कर लो, आप चाहो तो ऐसे कंसीडर कर लो, आप चाहो तो ऐसे कंसीडर कर लो, जैसी मर्जी हो सर वैसे ट्रायंगल कंसीडर कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मान लो मैंने भी एक रैंडम तरीके से अपने ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया। सर ट्रायंगल का नामकरण भी किया गया है। क्या नाम रखा गया है? तो ट्रायंगल का नाम रखा गया है ट्रायंगल ABC। तो अगेन आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है कि आप किस वर्टेक्स को किस नाम से बुलाना चाहते हो। मान लो मैंने रैंडमली इस वर्टेक्स को A कह दिया, इसको B कह दिया, इसको C कह दिया। अब सवाल पे चलते हैं, तो ध्यान से सुनते जाना सर।
तो सबसे पहले मुझे कहा जा रहा है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, यानी कि सर मेरे ट्रायंगल के साइड बीसी का मुझे मिड पॉइंट बता दिया गया है, बीच की बिंदु बता दी गई है। क्या बताई गई है सर? तो मेरे ट्रायंगल के साइड बीसी का मिड पॉइंट मुझे बताया गया है सर, क्या है? तो डी है सर यहां पे। तो ये रहा बीसी सर, ये ऑलमोस्ट क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट क्या है सर? डी है। अब ऑब्वियस सी बात है सर कि अगर ये पॉइंट डी बीसी का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट क्या करता है? तो मुझे पता है सर कि मिड पॉइंट जो होता है वो मेरे साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अगर डी बीसी का मिड पॉइंट है तो क्या मैं नहीं कह सकता कि बीडी डीसी के इक्वल होगा? मैं बिल्कुल कह सकता हूं सर, क्योंकि मुझे पता है कि मिड पॉइंट मेरे साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है सर कि ED इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADB। अब ध्यान से सुनना सर, हमारे ट्रायंगल के कोई एंगल ADB पे बात चल रही है। अब फिलहाल तो मुझे कहीं पे भी एंगल ADB नहीं दिख रहा है सर। कैसे दिखेगा ADB? तो अगर मैं यहां पे A से लेके D तक ज्वाइन कर दूंगा सर, तब जाके मुझे अपना एंगल ADB यहां पे दिखेगा। तो एंगल ADB के बारे में क्या बात चल रही थी सर? तो मेरे एंगल ADB का एंगल बाइसेक्टर बनाया गया है सर, मेरे एंगल ADB का एंगल बाइसेक्टर बनाया गया है। बना लेते हैं। बना लिया हमने अपने एंगल ADB का एंगल बाइसेक्टर। तो क्या बताया गया है सर? तो ED इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADB। तो इस एंगल बाइसेक्टर का नाम भी बता दिया गया है। नाम क्या बताया गया है सर? ED बताया गया है। अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे दिख रहा है सर कि मेरे एंगल बाइसेक्टर का नाम मुझे रखना है ED। तो एक एंड पॉइंट तो डी होगा सर, दिख रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आगे मुझे यहां पे कहा जा रहा है सर एंड EF इज ड्रॉन पैरेलल टू BC। ध्यान से सुनना। अब यहां पे मुझे कहा जा रहा है सर कि मैंने BC के पैरेलल एक लाइन बनाई है EF। अब ऑब्वियस सी बात है सर, EF जो लाइन होगी वो E से ही बनेगी। ऑब्वियस सी बात है सर, नाम क्या है? EF है, यानी कि ये लाइन कहां से बनी है? E से बनी है। यानी कि यहां पे आपको कहा जा रहा है सर कि मैंने पॉइंट E से एक ऐसी लाइन बनाई है जो कि BC के पैरेलल होगी। मैंने पॉइंट E से एक ऐसी लाइन बनाई है सर जो कि BC के पैरेलल होगी। इस लाइन के बारे में फर्दर क्या बताया गया है? तो आपको बताया गया है सर कि ये जो लाइन EF है ये BC के पैरेलल ड्रॉ किया गया है सच दैट कि ये लाइन मेरे AC को पॉइंट F पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। मुझे बताया गया सर कि ये जो अपने पॉइंट E से BC के पैरेलल पर्पल लाइन बनाई है ये AC को पॉइंट F पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, मीट कर रहा है। ये मुझे यहां पे बताया गया सर। अब फाइनली मुझे कहा जा रहा है कि प्रूव दैट एंगल EDF इज अ राइट एंगल। अब मुझे किसी एंगल को एक राइट एंगल प्रूव करना है, तो ध्यान से सुनना सर। कौन सा एंगल राइट एंगल प्रूव करना है? तो मुझे अपने एंगल EDF को राइट एंगल प्रूव करना है। तो एंगल EDF, देखो EDF कहां है सर? तो अभी फिलहाल मुझे अपना एंगल EDF नहीं दिख रहा है। कैसे दिखेगा सर? तो जब तक मैं इसको ज्वाइन नहीं करूंगा तब तक मुझे अपना एंगल EDF नहीं दिखेगा। तो इसी एंगल EDF को मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना है, इसी एंगल को मुझे राइट एंगल प्रूफ करना है। एक बहुत अच्छा सवाल, एक बहुत प्यारा सवाल सर। तो यहां पे अपने डायग्राम तक हम पहुंच गए हैं सर। तो क्या मिलता जुलता डायग्राम नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है सर। तो अपने डायग्राम के अंदर जो जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसको यहां पे हाईलाइट कर लेते हैं सर। तो सबसे पहले बता दिया गया था कि DBC का मिड पॉइंट है, यानी कि BD DC के इक्वल होगा। इसको हाईलाइट कर लिया। इसके बाद मुझे बताया गया था सर कि D जो है ये एंगल ADB का एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर होगा सर, तो ये इस एंगल ADB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा सर। उसको भी हाईलाइट कर लिया। और क्या बताया गया है? तो मुझे यह भी बताया गया है सर कि EF जो है ये BC के पैरेलल है। इसको भी हाईलाइट कर लिया। तो जितनी गिवन इंफॉर्मेशन थी सबको यहां पे अच्छे से हमने हाईलाइट कर लिया सर। तो ध्यान से सुनते जाना। अब यहां पे सवाल की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। अब देखो, तो स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूजन में इसलिए सवाल में रहते हैं क्योंकि पहली बार ऐसा कोई सवाल आया है जहां पे किसी एंगल को राइट एंगल प्रूफ करना है, किसी एंगल को 90 डिग्री का एंगल होगा ये प्रूफ करना है। अब उनके दिमाग में ये चल रहा है कैसे प्रूफ करेंगे इस गिवन डाटा की मदद से। तो आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। जितना मैंने आपको सिखाया है बस उस सीख पे भरोसा रखो और आगे बढ़ जाओ, अपनी मंजिल तक खुद ब खुद पहुंच जाओगे। देखो कैसे। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कि मेनली
गिवन डाटा में आपको क्या क्या बताया गया, तो आप कहोगे सर कि मेनली मुझे अपने गिवन डाटा में 3 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। क्या क्या 3 इंफॉर्मेशन सर? तो पहली इंफॉर्मेशन में कहा गया है कि डी जो है ये बीसी का मिड पॉइंट है, यानी कि बीडी जो होगा सर ये डीसी के इक्वल होगा। सेकेंड इंफॉर्मेशन में मुझे बता दिया गया है सर कि डी जो है ये एंगल एडीबी का एंगल बाइसेक्टर है। सेकेंड इंफॉर्मेशन में मुझे एक एंगल बाइसेक्टर के बारे में बताया गया है सर। और थर्ड और फाइनल इंफॉर्मेशन में क्या बताया गया है सर? तो थर्ड और फाइनल इंफॉर्मेशन में आपको बता दिया गया है कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, यानी कि थर्ड और फाइनल इंफॉर्मेशन में आपको बता दिया गया है सर कि ईएफ और बीसी आपस में पैरेलल है। प्रूफ दैट में आपको एंगल को राइट एंगल प्रूफ करना। अब आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है सर किसको राइट एंगल कैसे प्रूफ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें दिमाग मत लगाओ, आप फिलहाल अपना पूरा दिमाग गिवन इंफॉर्मेशन पे ही रखो। तो अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं सर कि इन गिवन इंफॉर्मेशन से क्या क्या सोच पा रहे हो, तो क्या क्या जवाब आएगा, ध्यान से सुनना। तो सर सबसे पहले कहोगे कि बीडी बराबर डीसी के लिए तो अभी फिलहाल कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, इसको होल्ड पे रखते हैं, नेक्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन पे चलते हैं सर। तो नेक्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन में मुझे एक एंगल बाइसेक्टर के बारे में बताया गया है। अब यहां से मैं सोच पा रहा हूं सर कि चूंकि गिवन इंफॉर्मेशन में एंगल बाइसेक्टर के बारे में बताया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे कभी ना कभी मुझे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों सोचा सर? तो इस सोच के पीछे का कारण मुझे यह पता है सर कि इसी थ्योरम के अंदर हमारा जो गिवन डाटा होता है उस गिवन डाटा में हमें एंगल बाइसेक्टर के बारे में बताया जाता है। तो उस चीज से कोरिलेट करके हम कह सकते हैं कि चूंकि गिवन इंफॉर्मेशन में एंगल बाइसेक्टर कौन है यह बता दिया गया है, तो यहां से तुरंत मैं सोच सकता हूं कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कभी ना कभी कहीं ना कहीं मुझे अपना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाने की जरूरत है सर। तो एक कंसेप्ट क्या अप्लाई करना है, सोच पा रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं सर। तो थर्ड वाले में क्या बताया गया है सर? तो थर्ड वाले में आपको 2 लाइनें पैरेलल हैं यह बता दिया गया है। क्या सोच सकते हो, तुरंत दिमाग में आना चाहिए सर। गिवन इंफॉर्मेशन में पैरेलल लाइनों के बारे में बताया गया है, तो हमने जो अभी तक पढ़ा उससे हम तुरंत सोच पा रहे हैं सर कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी थेल्स थ्योरम भी लगाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अपने थेल्स थ्योरम के अंदर ही मुझे पता है सर कि गिवन इंफॉर्मेशन में पैरेलल लाइन कौन है उनके बारे में मुझे बता दिया जाता है। तो उस कंसेप्ट से कोरिलेट करके तुरंत कह सकते हैं कि चूंकि गिवन इंफॉर्मेशन में पैरेलल लाइनों के बारे में बताया गया है, यानी कि मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के साथ साथ कहीं ना कहीं थेल्स थ्योरम भी लगाने की जरूरत पड़ने वाली है सर। तो 3 में से 2 गिवन इंफॉर्मेशन पे तो हम सोच पा रहे हैं, तो जितने पे सोच पा रहे हो पहले उस पे तो काम करो, फिर धीरे धीरे अपने आप आपको चीजें दिखने लगेंगी। तो अब ध्यान से देखते जाना। तो सबसे पहले अपने इस एंगल बाइसेक्टर वाले इंफॉर्मेशन पे काम करते हैं सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे कि हमारा ये जो एंगल बाइसेक्टर गिवन है इसके लिए ट्रायंगल सेलेक्ट करके बताओ, तो कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करोगे? तुरंत कहोगे सर कि मुझे यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं अपना रेड वाला ट्रायंगल सेलेक्ट करूंगा तो इससे मेरा काम हो जाएगा। यहां पे मैं अपना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकता हूं। तो अपने रेड वाले ट्रायंगल में यहां पे अपना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करके रिजल्ट लिख लेते हैं। तो देखो क्या होगा। तो अगर रिजल्ट लिखे सर तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ए डिवाइडेड बाई बी, मैं लिख सकता हूं सर ए डिवाइडेड बाई बी बोलो या ईबी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही है सर। तो ए बाई ईबी बराबर क्या हो जाएगा? एडी बाई बीडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? एडी डिवाइडेड बाई बीडी हो जाएगा। तो यहां पे सर अपने एक इंफॉर्मेशन की मदद से हम एक रिजल्ट पे पहुंच गए। अब अपने दूसरे इंफॉर्मेशन पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनना। तो सर दूसरे इंफॉर्मेशन में मुझे थेल्स थ्योरम लगाने की जरूरत है। अब थेल्स थ्योरम लगाने के लिए आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि हमें सबसे पहले अपना ट्रायंगल सेलेक्ट करना रहता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल के सिलेक्शन के क्राइटेरिया के हिसाब से बताओ कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट होगा, तो क्या जवाब दोगे? तुरंत कहोगे सर सबसे पहली ट्रिक तो यह जानते हैं कि फिगर के जो बड़े ट्रायंगल्स होते हैं वही सिलेक्ट होते हैं। अब उसके बाद क्राइटेरिया में स्पेशली हम जानते हैं सर कि हम जो ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे वो इस तरीके से होने चाहिए कि हमारी पैरेलल लाइन उस ट्रायंगल के अंदर आनी चाहिए इन सच अ वे दैट उन पैरेलल लाइनों में से एक लाइन मेरे ट्रायंगल का साइड होना चाहिए और दूसरा लाइन मेरे उसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड को इंटरसेक्ट करना चाहिए। और मुझे दिख रहा है सर कि ये दोनों की दोनों कंडीशन हमारा जो पिंक वाला ट्रायंगल है
जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है वो फुलफिल कर रहा है सर। तो थेल्स थ्योरम को किस ट्रायंगल में अप्लाई करना है यह भी मुझे यहां पे दिख रहा है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो रहा है सर। अब ध्यान से सुनना सर, थेल्स थ्योरम के तो बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, मुद्दा यह है कैसे समझेंगे कि किस रिजल्ट का इस्तेमाल करना है। तो देखो कैसे सोचेंगे, ध्यान से सुनना। तो सर ने एक कंसेप्ट सिखाया था जिसमें सर ने बताया था कि कहीं पे भी अगर आपके पास मल्टीपल रिजल्ट्स आ रहे हो साइड के रेशियो के टर्म्स में, तो 99% चांसेस होते हैं ट्रायंगल चैप्टर के अंदर कि वो मल्टीपल रिजल्ट्स आपस में कंबाइन होंगे और एक कॉम्बिनेशन रिजल्ट निकल कर आएगा। अब आपको दिख रहा है सर कि जब आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओगे तो यहां पे आपके पास एक साइड के रेशियो के टर्म्स में रिजल्ट आएगा। उसी तरीके से जब आप थेल्स थ्योरम लगाओगे तो यहां पे भी आपके पास साइड के रेशियो के टर्म्स में रिजल्ट आएगा। और 99% चांसेस है, 99% प्रोबेबिलिटी है कि दोनों रिजल्ट की मदद से एक कॉम्बिनेशन रिजल्ट आएगा। कैसे आएगा? तो अगेन 99% प्रोबेबिलिटी है सर कि दोनों रिजल्ट के अंदर कोई ना कोई रेशियो का पार्ट मुझे कॉमन दिखेगा, और इसी वजह से दोनों रिजल्ट में चूंकि कोई ना कोई पार्ट कॉमन है तो वहां से हम एक कॉम्बिनेशन रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। क्यों पार्ट कॉमन है सर, यह भी आपको यहां पे ऑब्जर्व हो रहा होगा। कैसे ऑब्जर्व हो रहा है? आपको क्लियरली दिख रहा है सर कि आपने अपना एक रिजल्ट रेड वाले ट्रायंगल में अप्लाई किया है और दूसरा रिजल्ट आप पिंक वाले ट्रायंगल में अप्लाई करना चाहते हो, और दोनों ट्रायंगल के लिए ये जो साइड ए बी है सर ये क्लियरली आपको कॉमन दिख रहा है। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है सर कि दोनों के रिजल्ट के अंदर इस साइड से रिलेटेड पार्ट तो आपको कंफर्म दिखने वाले हैं। यह आपको क्लियरली यहां पे समझ में आ रहा है कि दोनों के रिजल्ट के अंदर इस साइड से रिलेटेड पार्ट दिखने वाले हैं। अब यही आपका हिंट है यह पकड़ने के लिए कि थेल्स थ्योरम के रिजल्ट को किस तरीके से लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों के रिजल्ट में यह पार्ट हमें दिखने वाला है सर। अब ध्यान से देखना, तो सबसे पहले अपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अंदर इस पार्ट को देखते हैं क्या आ रहा है सर। कहां आ रहा है? तो ये हमारा आ रहा है ए डिवाइडेड बाई ई बी। अब तो जो कॉमन पार्ट यहां रहा है सर वो यहां पे भी आना चाहिए। अब इस चीज का ध्यान रखते हुए हमें समझ में आ रहा है सर कि अगर हम अपने पिंक वाले ट्रायंगल में अपना सबसे बेसिक वाला रिजल्ट यूज करेंगे ना तो हम अपने इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेंगे। क्योंकि मेरे दिमाग में टारगेट हमेशा यह होता है सर कि शुरुआत से ही अपने रेशियो के रिजल्ट को इस तरीके से लिख लें कि चीजें क्या कॉमन है ये तुरंत दिख जाए और वहां से अपने कॉमन रिजल्ट पे पहुंच जाए। अब अपने रिक्वायरमेंट में मुझे दिख रहा है सर कि जो कॉमन पार्ट है उस कॉमन पार्ट में न्यूमरेटर में ए ही आना चाहिए। तो न्यूमरेटर में ए ही आना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं अपने थेल्स थ्योरम का रिजल्ट इस तरीके से लिखूंगा सर कि न्यूमरेटर में ए ही आ जाए। तो कैसे लिख दोगे? तुरंत अब आप कह सकते हो सर कि ए डिवाइडेड बाई ई बी बराबर यहां पे ए एफ डिवाइडेड बाई एफ सी हो जाएगा सर। ये हमने अपने पिंक वाले ट्रायंगल के अंदर थेल्स थ्योरम लिख लिया, तब निकल के आया। तो यहां पे कैसे समझना है, कौन सा रिजल्ट यूज करना है, ये आपको क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। कैसे सोचा सर? तो हम जानते हैं कि मल्टीपल रिजल्ट्स आने का मतलब है कि 99% चांसेस है कि वहां से एक कंबाइंड रिजल्ट आएगा। कंबाइंड रिजल्ट क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि उन मल्टीपल रिजल्ट्स में रेशियो का कोई ना कोई पार्ट मुझे कॉमन दिखता है। रेशियो का पार्ट कॉमन क्यों दिखता है? इसलिए दिखता है क्योंकि अगेन मेरे इन रिजल्ट्स के आने के पीछे जो ट्रायंगल सिलेक्ट होते हैं उन ट्रायंगल्स में कोई ना कोई साइड कॉमन होता है और उसी कॉमन साइड के जो पार्ट्स होते हैं वो मुझे उनके रिजल्ट्स में कॉमन दिखते हैं। अब अगर मुझे यह क्लियर हो गया है कि ये मेरा कॉमन साइड है और इसी कॉमन साइड के पार्ट्स मुझे दोनों में दिखने वाले हैं, तो शुरुआत से ही इस तरीके से रेशियो लिख लेते हैं ना कि जो रिक्वायरमेंट है कॉमन साइड की वो सीधे सीधे फुलफिल हो जाए। तो कॉमन साइड मेरा ए बी का होने वाला है सर, यानी कि इसके पार्ट्स मुझे दोनों रिजल्ट में दिखने वाले हैं। अब इस चीज का ध्यान रखते हुए जब मैंने अपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के रिजल्ट को देखा तो मुझे दिख रहा है सर कि मेरे कॉमन वाले साइड के पार्ट्स ए और ई बी हैं, और ये इस तरीके से हैं कि न्यूमरेटर में ए आ रहा है, डिनोमिनेटर में ई बी आ रहा है। अब आप जो अपने पिंक वाले ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगाओगे तो वहां पे कौन सा रिजल्ट यूज करोगे, किस तरीके से यूज करोगे, ये इस पार्ट को देखकर समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको पता है सर कि उस तरफ भी ये पार्ट आने वाला है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब आपने रिजल्ट यूज किया तो आपको ऑब्जर्व हो रहा है सर कि ए ऊपर होना चाहिए न्यूमरेटर में, ई बी नीचे होना चाहिए डिनोमिनेटर में, जो कि तभी पॉसिबल है अगर
मैं अपने थेल्स थ्योरम का बेसिक वाला रिजल्ट यहां यूज कर दूं। इतना फंडा सभी को क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना। तो ये हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया सर अपने सेकंड कंसेप्ट की मदद से। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था सर कि चूंकि दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन है तो दोनों के रिजल्ट में कोई ना कोई पार्ट कॉमन दिखेगा और कॉमन मुझे दिख भी रहा है। तो अगेन क्या सिचुएशन बन रही है सर? तो गधा बराबर घोड़ा, गधा बराबर हाथी की सिचुएशन बन रही है। तो क्या इनडायरेक्टली घोड़ा बराबर हाथी नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो यहां से अब अपने कॉम्बिनेशन रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं सर कि AD डिवाइडेड बाय BD जो होगा ये AF डिवाइडेड बाय FC के बराबर होगा। AD बाय BD देख लेते हैं कहां कहां है सर। तो ये रहा AD, ये रहा BD, ये रहा AF, ये रहा FC, ये रहा AF, ये रहा FC। अब बड़े ध्यान से सुनना। आप इस फिगर में देखकर कहोगे सर कि मेरे पास जो कंबाइंड रिजल्ट आया है, अब इतना कंफर्म है, इसी कंबाइंड रिजल्ट की मदद से हम अपने टारगेट पे पहुंचने वाले हैं। अब इस कंबाइंड रिजल्ट पे कैसे सोचना है, उसके लिए सबसे पहले कंबाइंड रिजल्ट के अंदर जो पार्ट्स है उसको मैंने अपने फिगर में हाईलाइट कर दिया। अब जब मैं अपने फिगर में हाईलाइट कर रहा हूं सर तो मुझे कुछ ऑब्जर्व हो रहा है। क्या ऑब्जर्व हो रहा है? तो इस वाले ट्रायंगल में, यानी कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं कौन सा ट्रायंगल सर। यहां पे इस ग्रीन वाले ट्रायंगल के अंदर, इस ग्रीन वाले ट्रायंगल के अंदर मुझे दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है कि ग्रीन वाले ट्रायंगल का एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट सेलेक्ट हो रहा है, ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, और एक बड़ा उटपटांग सा बाहर का कोई पार्ट है सर। तो मुझे मेरे पास जो कंबाइंड रिजल्ट आया है उस कंबाइंड रिजल्ट के अंदर 4 में से 3 पार्ट तो मुझे एक ही ट्रायंगल में दिख जा रहे हैं बिना दिक्कत के, लेकिन ये जो चौथा पार्ट है ये बड़ा उटपटांग तरीके से आ रहा है सर। तो इस चौथे पार्ट पे थोड़ा सा सोचेंगे और बड़ी आसानी से सोच सकते हो। क्यों सर? क्योंकि ये जो चौथा पार्ट है अब यही आपके इस पहले वाली गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से क्लियर होगा। कैसे सर? क्योंकि अब पहली जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसमें आपको बताया गया था सर कि D मिड पॉइंट है, यानी कि सर BD जो है ये DC के बराबर है। अब चूंकि BD और DC आपस में बराबर है सर, तो क्या आप इस रिजल्ट में BD को DC से रिप्लेस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। तो अगर आप BD को DC से रिप्लेस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा AD डिवाइडेड बाय DC बराबर AF डिवाइडेड बाय FC। अब देखो क्या हुआ रिप्लेसमेंट करने से फायदा। अब जैसे ही आपने BD को DC से रिप्लेस कर दिया है, अब आपको ग्रीन वाले ट्रायंगल के ही चारों पार्ट्स दिख जा रहे हैं। अब देखो कैसे सोचना है, सोचने का तरीका क्या है। तो यहां पे ये जो ग्रीन वाले ट्रायंगल के चारों पार्ट्स का रेशियो आ रहा है सर, इस रेशियो को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि ये तो हमारे कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का रिजल्ट है सर। ये तो मुझे देखकर समझ में आ रहा है कि मेरे पास ये जो रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट के लिए मैं अपने कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि ये जो पार्ट्स है सर, ये पार्ट्स इस तरीके से आ रहे हैं कि क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि यहां पे मुझे अपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कन्वर्स लगाने की जरूरत है। तो अपने पार्ट्स के मद्देनजर जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है यहां पे इस ग्रीन वाले ट्रायंगल में, इस रिजल्ट की मदद से मैं तुरंत कह सकता हूं सर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कि ऐसा रिजल्ट आना तभी पॉसिबल है अगर आपका जो DF हो सर, ये DF एंगल बाइसेक्टर हो जाए। किसका एंगल बाइसेक्टर सर? तो एंगल ADC का एंगल बाइसेक्टर हो जाए। तो यहां से किस रिजल्ट पे पहुंच गए? अब कंबाइंड रिजल्ट पे सोचते सोचते हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ रही है जो कि कह रही है सर कि आपका जो DF होगा ये एंगल बाइसेक्टर होगा। किसका एंगल बाइसेक्टर होगा सर? तो ये एंगल ADC का एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ध्यान से सुनना, अगर ये एंगल ADC का एंगल बाइसेक्टर होगा सर, यानी कि ये जो DF है ये इस पूरे एंगल ADC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी कि सर ये एंगल इसके बराबर होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल इतना नोट डाउन करो, अब ध्यान से देखना है। यहां पे पहले इतना नोट डाउन करो जितना मैंने बोर्ड पे बताया। देखो कितना प्यारा सवाल है, बस आप देखते जाओ यहां पे। अब देखो यहां पे, अब यहां पे देखो कैसे सोचेंगे। तो आपको कैसे बात करनी है सर? आपको एंगल के टर्म्स में बात करनी है। क्यों एंगल के टर्म्स में बात करनी है? क्योंकि आपको अपने एंगल EDF को 90 डिग्री का एंगल होगा यह साबित करना है। तो आपको एंगल के टर्म्स में ही बात करनी पड़ेगी सर। अब एंगल के टर्म्स में आपके पास जो रिजल्ट आया उसको ऑलरेडी आपने फिगर में हाईलाइट करके रखा है। क्या हाईलाइट करके रखा है? तो DE एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है, उस वजह से ये ब्लू वाला एंगल इस ब्लू वाले एंगल के इक्वल होगा सर। ये तो हमारी गिवन इंफॉर्मेशन ही थी। और सवाल को सॉल्व करने के दौरान आपने यह साबित कर दिया
कि डीएफ एंगल एडीसी का एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी कि ये ऑरेंज एंगल इस ऑरेंज एंगल के इक्वल होगा। तो ध्यान से सुनना। तो सर अगर ये ब्लू वाले एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो अगर मैं इसको x डिग्री कह दूंगा तो ये भी x डिग्री हो जाएगा। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत? अगर मैं यहां पे सर इसको x डिग्री कह दूंगा तो ये भी x डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं अपने ऑरेंज वाले एंगल्स इक्वल हैं सर, तो इसको y डिग्री कह दूंगा तो क्या ये भी y डिग्री नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। अब देखो ये करने से क्या फायदा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करना। तो हमने क्लास 9th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी सर कि एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, और उस प्रॉपर्टी से हमें पता है सर कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल बनता है सर वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मेरे पास एक सिचुएशन बन रही है सर जहां पे मुझे दिख रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है BDC, ठीक है, और एंगल डी पे इस तरीके से लाइनें हैं सर कि ये आपका x डिग्री है, ये आपका x डिग्री है, ये आपका y डिग्री है, ये आपका y डिग्री है। और मुझे अपने क्लास 9th के कंसेप्ट से पता है सर कि ये जो पूरा का पूरा एंगल होगा ये 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये जो पूरा का पूरा एंगल होने वाला है सर ये 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ध्यान से सुनना, यानी कि क्या यहां से अब मैं नहीं कह सकता सर कि पूरा एंगल का क्या मतलब है, x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस y डिग्री, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री के बराबर होगा सर। तो x प्लस x, y प्लस y, तो ये बन गया 2x प्लस ये बन गया आपका 2y, ये मिलके 180 डिग्री के बराबर। अब यहां से अगर मैं 2 को कॉमन निकाल लूं सर तो मेरे पास बचेगा x प्लस y बराबर यहां पे 180। अब इस 2 को इस 180 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो 90 बचेगा सर। तो मेरे पास आ रहा है x प्लस y बराबर 90 डिग्री। अब थोड़ा फिगर में देखो x प्लस y कौन है। तो सर अगर मैं अपने फिगर में देखूं तो मेरे पास रिजल्ट निकल के आ रहा है x प्लस y बराबर 90 डिग्री। और आपको साबित क्या करना था, तो आपको यही तो साबित करना था सर कि ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, यही तो आपको साबित करना था। साबित नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। कैसे? ये जो एंगल है किसके बराबर है, तो ये जो एंगल है सर ये x प्लस वाई के बराबर है। ये जो एंगल है सर ये x प्लस वाई के बराबर है। x प्लस वाई कितना आपने प्रूव कर दिया, x प्लस वाई को आपने 90 डिग्री के बराबर प्रूव कर दिया। और यही तो मुझे साबित करना था कि ये एंगल एक राइट एंगल होगा। देखो कैसे साबित हुआ। तो इस सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट्स अटक जाते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है प्रोसीड कैसे करना है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, बस जो सिखाया उस पर भरोसा रखो, आगे बढ़ते जाओ, आप अपने आप रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। और आप पहुंच भी गए। तो कैसे कैसे आगे बढ़े सर, तो प्रूफ कैसे कर रहे हैं उस पर हम कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे, लेकिन अपने गिवन डाटा से हम चीजें सोच पा रहे थे। तो गिवन डाटा में मेनली ये 3 इंफॉर्मेशन थी। तो इन 3 में से तो 2 इंफॉर्मेशन के लिए हमने सोच लिया क्या कंसेप्ट लगाना है। तो जितना सोचा उतना अप्लाई कर दो। तो जितना सोचा उतना हमने अप्लाई कर दिया। अब मुद्दा यह था कि रिजल्ट्स को किस तरीके से लिखना है। तो सर ने सिखाया है कभी भी मल्टीपल मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हो तो ट्रायंगल चैप्टर में 99% चांसेस होते हैं कि वो मल्टीपल रिजल्ट कंबाइन होकर एक कंबाइंड रिजल्ट बनाते हैं। और वो कंबाइंड रिजल्ट इसलिए बनता है क्योंकि इन मल्टीपल रिजल्ट्स में कोई ना कोई पार्ट मुझे कॉमन दिखता है। और वो कॉमन इसलिए दिखता है क्योंकि उन मल्टीपल रिजल्ट्स जिस ट्रायंगल की मदद से आते हैं उन ट्रायंगल्स में कोई ना कोई साइड कॉमन होता है। अब इस चीज को दिमाग में रखते हुए मैंने देखा कि मेरे कॉमन साइड के पार्ट्स किस तरीके से एक रिजल्ट में आ रहे हैं, और हमने इस चीज का ध्यान रखते हुए अपने दूसरे रिजल्ट को इस तरीके से लिखा कि हमारे जो ये कॉमन साइड के पार्ट्स हैं वो एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी कैट उसकी तरह दिखे। अब इससे फायदा यह हो गया कि मेरी थोड़ी सी मेहनत बची और सीधे सीधे मैंने अपना कॉम्बिनेशन रिजल्ट बना लिया। एक बार कॉम्बिनेशन रिजल्ट बनाया तो हमें पता है सर हमारे सवालों के एक्सपीरियंस से कि कॉम्बिनेशन रिजल्ट ही मुझे मंजिल तक पहुंचाता है। अब जब कॉम्बिनेशन रिजल्ट के पार्ट्स को हमने फिगर में हाईलाइट किया तो हमने देखा सर कि 4 में से 3 पार्ट तो एक ट्रायंगल के थे, लेकिन चौथा पार्ट कुछ बाहर की तरफ था। तो उस चौथे पार्ट पे सोचा, क्योंकि ऑड वन आउट हर जगह क्या पढ़ते हैं, ऑड वन आउट, तो जो ऑड वन आउट था सर उसके लिए सोचा। तो वहां भी मुझे दिख गया कि जो पहली वाली गिवन इंफॉर्मेशन थी उसकी मदद से अब उस पार्ट को हम मुझसे रिप्लेस कर सकते हैं। अब जाके मेरे पास जो चारों पार्ट है वो एक ही ट्रायंगल के हैं, और अपने चारों पार्ट के टर्म में जो साइड का रेशियो आ रहा था, जब मैंने उसको ऑब्जर्व किया तो मैंने पाया सर कि ये तो रेशियो कुछ इस तरीके से आ रहा है कि यहां पे मैं सीधे सीधे अपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के कन्वर्स पे बात कर सकता हूं। और जैसे ही मैं यहां पे इस कंबाइंड रिजल्ट में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के कन्वर्स पे बात कर दूंगा तो मैंने यह साबित कर दिया
कि हमारा जो डीएफ है सर, ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। अब एंगल बाइसेक्टर इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बार बार सिखाया है कि फिगर में हमेशा इसको हाईलाइट करो। एंगल बाइसेक्टर इसका मतलब यह है कि जिस एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर है वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो यहां पे हमें गिवन था कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो अपने इक्वल एंगल्स को कुछ मैंने एक्स एक्स मान लिया। इसी तरीके से मैंने अपने कंबाइंड रिजल्ट की मदद से यह साबित कर दिया कि डीएफ भी एंगल बाइसेक्टर है आपके एंगल एडीसी का। तो अगर एंगल बाइसेक्टर है तो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। अब इन इक्वल पार्ट्स को मैंने कुछ वाई डिग्री मान लिया सर, जो कि सेम होंगे। अब पूरा मुद्दा कहां पे आकर रुका सर, तो 9th के एक रिजल्ट पे, क्योंकि अब इतना बनाने के बाद हर स्टूडेंट को दिखना चाहिए सर कि एक स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं। और हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल का सम होता है सर, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। जब पता है तो अप्लाई कर दो ना। तो जैसे मैंने इसको अप्लाई किया तो x प्लस वाई बराबर 180, 2 कॉमन हो गया। ओवरऑल x प्लस वाई 90 डिग्री के बराबर प्रूव हो रहा है सर। और वही तो मुझे प्रूव करना था, क्योंकि अल्टीमेटली जिस एंगल को मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है वो कैसे बना है, तो यह एंगल x डिग्री प्लस y डिग्री से मिलकर बना है, जिसका सम तो आपने ऑलरेडी 90 डिग्री के इक्वल साबित कर दिया। तो प्रूव नहीं हो गया क्या, बिल्कुल प्रूव हो गया। और ये जो सवाल है सर आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वीवीआई सवालों में आता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जितने तरीके से मैंने बताया, यहां पे हर एक बात आपके दिमाग में गई होगी, हर चीज अच्छे से आपको समझ में आई होगी सर। अब इसके प्रेजेंटेशन पे चलते तो ध्यान से सुनना। अब यहां पे एक एक करके प्रेजेंटेशन पे भी बात करेंगे सर। तो कैसे प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले फिगर के साथ। अब फिगर में मैंने आपको हर बार सिखाया है कि जो गिवन डाटा होता है बस उसको हाईलाइट करेंगे, जो गिवन डाटा होता है बस उसको हाईलाइट करेंगे सर। तो गिवन डाटा मेनली क्या था, यहां पे ध्यान से सुनना। गिवन डाटा अगर मैं आपसे पूछूं मेनली क्या था, तो यही 3 थे। तो इन 3 को आपने अपने फिगर में हाईलाइट कर दिया। अब उसके बाद आगे चलते हैं सर, क्योंकि फिगर के बाद हम अपने गिवन के बारे में बात करते हैं। तो जो जो गिवन इंफॉर्मेशन उसको यहां पे बकायदा लिख ली। तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मुझे बताया गया था कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, उसको लिख लेते हैं। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, कॉमा, और क्या बताया गया है सर, तो D इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADB, ये बताया गया था। तो यहां पे लिखेंगे सर, और क्या बताया गया है, तो D इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADB ऑफ एंगल ADB, ये भी हमने यहां पे लिख लिया सर। एंड और फाइनली अब क्या बताया गया है, तो फाइनली ये बताया गया था सर इसमें पैरेलल है, तो एंड EF पैरेलल BC। क्लियर है, गिवन का काम खत्म होता है। अब आता है सर टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, तो आपको अपने एंगल EDF को 90 डिग्री साबित करना है सर। तो यहां पे क्या करेंगे, लिख देंगे क्या प्रूव करना है, कि एंगल EDF इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल EDF को राइट एंगल साबित करना है। इसका क्या मतलब है, एंगल EDF 90 डिग्री के बराबर होगा, यही साबित करना है सर। अब टू प्रूफ के बाद क्या आता है सर, कंस्ट्रक्शन आता है। आप सोच के बताइए कंस्ट्रक्शन किया है कि नहीं। तो आप कहोगे सर कि सवाल में जितनी बात मुझे कही गई थी उस हिसाब से जब मैंने सॉल्व किया तो ये जो लाइन है ये अभी भी ज्वाइंट नहीं था। यहां अपने एंगल को क्रिएट करने के लिए मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ा था। तो आपने कंस्ट्रक्शन किया है, क्या कंस्ट्रक्शन किया है, तो आपने D और F को ज्वाइन किया है सर कंस्ट्रक्शन के लिए। तो यहां पे मेंशन करोगे कंस्ट्रक्शन में क्या, ज्वाइन D to F, ये आपने यहां पे कंस्ट्रक्शन में मेंशन कर दिया। अब कंस्ट्रक्शन के बाद आता है सर थ्योरम्स स्लैश फॉर्मूलेज यूज, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि हमेशा 2-3 लाइनें छोड़ दिया करो, आखिरी में स्टेटमेंट के साथ जो भी यूज किया है उसको लिख देना। और इसके बाद आता है सर फाइनली प्रूफ। अब अपने प्रूफ को देखते हैं, तो ध्यान से देखो। तो देखो यहां पे प्रूफ में क्या क्या लिखेंगे सर। तो सबसे पहले एक एक करके अपने गिवन इंफॉर्मेशन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की बात कर लेते हैं सर। तो किस ट्रायंगल में लगाया था, इस वाले ट्रायंगल में लगाया था सर। तो मान लो ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं ट्रायंगल ADB। तो इन ट्रायंगल ADB क्या कहानी है सर, तो इन ट्रायंगल ADB सिंस चूंकि DE इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADB, सिंस चूंकि DE इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल आपका ADB, देयरफॉर
चूंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, इसी वजह से मैं कह सकता हूं कि यहां पे सर ए डिवाइडेड बाई ई बी जो होगा ये ए डी बाई बी डी के बराबर होगा, ये ए डी डिवाइडेड बाई बी डी के बराबर होगा सर। अब देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये आपने कहां से लिखा, तो ये आपकी गिवन इंफॉर्मेशन थी, तो ब्रैकेट में लिखेंगे सर गिवन, और ये जो रिजल्ट आए इसको यहां पे अंडरलाइन कर लेंगे सर, ब्रैकेट में लिखेंगे बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आपको फुल फॉर्म लिखना है, और ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा सर। अब इसके बाद किसकी बारी, अब पैरेलल लाइनों पे काम करना स्टार्ट करना है, तो फिर लिखोगे सर ऑल्सो इन ट्रायंगल एबीसी, सबसे बड़ा ट्रायंगल कौन सा है सर जहां पे हमने पैरेलल लाइनों को यूज किया है, तो ट्रायंगल एबीसी है, तो ऑल्सो इन ट्रायंगल ए बी सी सिंस, चूंकि EF पैरेलल BC, चूंकि EF पैरेलल BC, देयरफॉर, तो ध्यान से सुनना, ये जो इंफॉर्मेशन है कि EF पैरेलल BC ये कहां से आया सर, तो आपकी गिवन इंफॉर्मेशन है, तो ब्रैकेट में लिखोगे गिवन। अब चूंकि लाइनें पैरेलल हैं, इसी वजह से मैं यहां पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कह सकता हूं सर ए डिवाइडेड बाई ईबी जो होगा, ए डिवाइडेड बाई ईबी जो होगा सर ये आपका AF बाई FC के बराबर होगा, ये AF डिवाइडेड बाई FC के यहां पे बराबर हो जाएगा सर। अगेन इस रिजल्ट को घेर देंगे, ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, बाई थेल्स थ्योरम, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया सर। इतना क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, अब ये जो मेरे पास रिजल्ट आ गया सर, इससे अपना कॉम्बिनेशन रिजल्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, चूंकि मुझे दिख रहा है सर गधा बराबर घोड़ा और गधा बराबर हाथी की सिचुएशन है, यानी कि घोड़ा बराबर हाथी हो गया, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे सर AD बाई BD, AD डिवाइडेड बाई BD बराबर यहां पे क्या हो जाएगा आपका AF बाई FC हो जाएगा, बराबर यहां पे AF बाई FC हो गया। क्लियर है, इस रिजल्ट तक अब हम पहुंच गए। इसको इक्वेशन नंबर मान लो क्या कह देंगे, या इसको भी फिलहाल इतना ही रहने दो क्योंकि इसमें हमें रिप्लेसमेंट करना है। अब देखो अब इनमें पार्ट्स क्या क्या आ रहे हैं सर कंबाइंड रिजल्ट में, तो AD BD आ रहा है, तो ये रहा हमारा AD, ये रहा हमारा BD, ये रहा हमारा AF, ये रहा FC। अब मैंने आपको बताया था सर कि ऑड वन आउट, इसके बदले यहां पे रिप्लेसमेंट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, नाउ ऑल्सो। अब ये लिखने के बाद आप लिखोगे ऑल्सो। अब ध्यान देना, इसमें रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, इसको मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब यहां पे लिखेंगे ऑल्सो BD बराबर DC, क्या लिख देंगे सर, BD बराबर यहां पे DC। क्यों भैया, ब्रैकेट में रीजन दो, सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और ये कहां था, तो ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन में बताया गया था, तो ब्रैकेट में गिवन भी लिखेंगे सर, और इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है सर, अब अपने BD के बदले DC को सब्स्टिट्यूट कर देना इक्वेशन नंबर 4 की मदद से इक्वेशन नंबर 3 में। तो अब यहां पे लिखेंगे नाउ पुट वैल्यू ऑफ BD फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 इनटू इक्वेशन नंबर 3। तो जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे BD के बदले, तो अब मेरे पास आ जाएगा सर AD डिवाइडेड बाई BD के बदले DC डाल दिया, बराबर AF डिवाइडेड बाई FC आ जाएगा, और इसको फाइनली अपना कंबाइंड रिजल्ट कह देंगे इक्वेशन नंबर 5। पहले इतना नोट डाउन करो सर। अब देखो यहां पे, अब इतना करने के बाद क्या करना है सर, तो अब यहां पे चीजों को इस्तेमाल करना है। अब मुझे पता है सर कि ये जो मेरे पास रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट मुझे ये साबित कर देगा कि ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में बात करनी है सर, ट्रायंगल ADC। नाउ इन ट्रायंगल ADC सिंस, चूंकि AD बाई DC, चूंकि AD बाई DC बराबर यहां पे AF बाई FC है, बराबर AF बाई FC है। यह आपने कहां से लिखा है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। तो आपके ग्रीन वाले ट्रायंगल के अंदर चूंकि ये है, इसी वजह से मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं सर, कि DF इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADC। इसी वजह से मैं कह सकता हूं सर DF इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADC। इसी वजह से अब मैं कह सकता हूं। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे सर, तो बाई कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इतना क्लियर है। अब एक बार ये एंगल बाइसेक्टर साबित हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं सर। देयरफॉर अब चूंकि एंगल बाइसेक्टर है, इसी वजह से अब हम लिख सकते हैं सर
कि एंगल एडीएफ, ध्यान देना, जिसको मैंने y माना था, एंगल एडीएफ इज इक्वल टू, देयरफॉर एंगल एडीएफ इज इक्वल टू एंगल सीडीएफ इज इक्वल टू एंगल सीडीएफ। इसी वजह से ये मैं कह सकता हूं सर, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो आप लिख सकते हो लेट एंगल एडीएफ इज इक्वल टू आपका एंगल सीडीएफ इज इक्वल टू y डिग्री। तो आपने इसको y मान लिया अपने सहूलियत के हिसाब से सर। इसको बोल देते हैं कुछ, मान लो इक्वेशन नंबर कहां पे पहुंच गए थे, 5 पे, तो ये आपका हो गया मान लो इक्वेशन नंबर 6, ठीक। और आप कहोगे ऑल्सो सिंस d is the angle bisector of angle ADB, also since d is the angle bisector of angle ADB, therefore यहां पे आप कह सकते हो कि एंगल ADE बराबर एंगल BDE बराबर एंगल BDE, ये आप यहां पे कह सकते हो। तो इतना पहले नोट डाउन करो। अब आप इसके बाद लिखोगे सर यहां पे कि इसको हम क्या मान लेंगे, कुछ x मान लेंगे। जब इसको हमने y मान लिया था तो इसको कुछ x मान लेंगे सर। तो लेट एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल BDE इज इक्वल टू x डिग्री। क्लियर है, ये हमने कह दिया। देखो इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है, इसकी और इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो ये इक्वेशन नंबर 6, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। अब आप यहां पे क्या कहोगे, ध्यान से सुनना। तो आप यहां पे कहोगे सर कि एंगल BDE प्लस एंगल ADE प्लस एंगल ADE प्लस एंगल ADF प्लस एंगल ADF प्लस एंगल CDF प्लस एंगल CDF इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे, तो ब्रैकेट में लिखोगे सर सिंस एंगल formed on a straight line, angle formed on a straight line is equal to 180 डिग्री। क्या रीजन दोगे, एंगल formed on a straight line is equal to 180 डिग्री। अब जितनी चीजें आपने वैल्यू निकाली उसको यहां पे पुट कर दो। तो आपने BDE और ADE को x डिग्री माना था, तो x डिग्री प्लस x डिग्री, और इन दोनों को y डिग्री माना था, प्लस y डिग्री प्लस y डिग्री, यहां पे बराबर 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे, तो ध्यान से सुनना। अपनी x और y कहां से लिखा, तो इनकी मदद से लिखा। तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 एंड 7। ये कहां से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 एंड 7, यहां से लिखा सर। अब यहां से कह दोगे x प्लस x 2x प्लस यहां पे y प्लस y 2y बराबर 180 डिग्री। यानी कि सर अगर मैं यहां से 2 को कॉमन ले लूं तो x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से 2 90s आ, यानी कि सर x प्लस y बराबर 90 डिग्री। और यही तो मुझे प्रूफ करना था। अब हम यहां से कह देंगे देयरफॉर एंगल EDF इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको घेर के हेंस प्रूव्ड। और ब्रैकेट में रीजन बताओ भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कह दिया, तो मुझे पता है सर कि एंगल EDF कैसे बना है, कैसे बना है, तो एंगल EDF इज इक्वल टू एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ADE प्लस एंगल आपका ADF प्लस एंगल ADF। और एक आपका क्या है, एक आपका x है, एक आपका y है। इसी वजह से आपने यहां पे कह दिया कि x प्लस y 90, इसी वजह से आपका एंगल EDF भी 90 डिग्री होगा। और लास्ट में हेंस प्रूफ। तो इतना सारा लिखना पड़ेगा सर अगर एग्जाम में आता है तो आप मान के चलो कि ये अपर मार्क्स में ही आएगा, मतलब 3 मार्क्स से ज्यादा में ये सवाल अगर पूछना रहेगा तो पूछा जाएगा। एक बहुत अच्छा सवाल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत तगड़ा सवाल। तो अच्छे से चीजों को यहां पे नोट डाउन करो। तो चीजें क्लियर हैं, होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन एक शानदार सवाल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सवाल, एक इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझने की कोशिश करते हैं सर कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल यहां पे कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल C एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B इंटरसेक्ट्स AC एट D, प्रूव दैट BD बाई DA इज इक्वल टू BC बाई BA। तो देखो यहां पे क्या क्या इंटरेस्टिंग है सवाल में। तो पहली इंटरेस्टिंग चीज तो आपने गेस कर ली होगी, क्या है सर, तो अगेन यहां पे भी चांस बनता है सर कि यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में बिना डायग्राम के पूछ लिया जाए। तो अगर सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में बिना डायग्राम के पूछा जाता है
तो सवाल के लैंग्वेज की मदद से डायग्राम तक किस तरीके से पहुंचना है सर, सबसे पहले उसको यहां पे सीखने की कोशिश करेंगे। तो अब आपका पूरा फोकस यहां बोर्ड पे होना चाहिए। तो देखो यहां पे सवाल के लैंग्वेज को पढ़ के क्या क्या मुझे ऑब्जर्व हो रहा है। तो पहली चीज तो मुझे यह दिख रही है सर कि सवाल के अंदर कोई ट्रायंगल ए बी सी पे चर्चा हो रही है, और इस तरीके से चर्चा हो रही है सर कि मुझे अपने ट्रायंगल ए बी सी को कोई भी स्पेशल टाइप का ट्रायंगल साबित करके नहीं दिखाना है। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, सवाल के लैंग्वेज को पढ़ के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर कि सवाल के अंदर कोई ट्रायंगल ए बी सी पे बात चल रही है, और इस तरीके से चल रही है कि मुझे अपने ट्रायंगल ए बी सी को कोई भी टाइप का स्पेशल ट्रायंगल साबित नहीं करना है। अब चूंकि आपको अपने ट्रायंगल ए बी सी को कोई भी स्पेशल टाइप का ट्रायंगल प्रूव नहीं करना है, तो आपकी मर्जी है कि आप अपना ट्रायंगल किस तरीके से कंसीडर करना चाहते हो। तो जैसे ट्रायंगल को चाहो वैसे कंसीडर कर सकते हो, लेकिन एक छोटी सी चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी चीज का, तो ध्यान से सुनना। अब यहीं पे आगे जाके सवाल मुझे कह रहा है सर कि आपका ट्रायंगल ए बी सी कुछ इस तरीके से है कि उस ट्रायंगल का जो एंगल बी है वो उसी ट्रायंगल के एंगल सी का डबल है। अब आगे जाके सवाल में आपको कहा जा रहा है सर कि आपका ट्रायंगल एबीसी कुछ इस तरीके से है कि उस ट्रायंगल का जो एंगल बी है वो उसी ट्रायंगल के एंगल सी का दोगुना है सर, डबल है। तो आप जो भी अपना ट्रायंगल बनाओगे ना, आपको इस तरीके से बनाना है सर कि इस बात की रेस्पेक्ट हो जाए। अब देखो इस बात की रेस्पेक्ट कैसे होगी, ध्यान से सुनना। तो मुझे कहा जा रहा है कि आपका ट्रायंगल एबीसी कुछ इस तरीके से है कि उस ट्रायंगल एबीसी का जो एंगल बी है वो उसके एंगल सी का दोगुना है, एंगल सी का डबल है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, अगर हमारा एंगल भी एंगल सी का डबल है, यानी कि एंगल सी छोटा एंगल रहा होगा, एंगल भी कंपैरिजन में बड़ा एंगल है। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर एंगल भी एंगल सी का डबल है, यानी कि एंगल भी बड़ा एंगल है और इसके कंपैरिजन में एंगल सी क्या है सर, छोटा एंगल है। अब देखो, तो आपको अपने फिगर में इतनी मेहनत नहीं करनी है कि इस तरीके से ट्रायंगल को बनाओ कि उसका एंगल भी एंगल सी का दुगना दिखे, एंगल सी का डबल दिखे। इतनी मेहनत नहीं करनी है, आपको बस एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है। क्या सर? तो आपको अपने ट्रायंगल को इस तरीके से ड्रॉ करना है, इस तरीके से बनाना है कि उसके 3 इंटीरियर एंगल में से 2 इंटीरियर एंगल आपस में बराबर ना दिखें। आपको इस तरीके से अपना ट्रायंगल बनाना है सर कि उसके 3 इंटीरियर एंगल में से 2 इंटीरियर एंगल आपस में बराबर ना दिखें, अनइक्वल दिखें। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि अगर वो 2 एंगल्स आपस में बराबर नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ा दिखेगा, एक छोटा दिखेगा। अब आप जो बड़ा दिखने वाला एंगल है उसको एंगल बी कंसीडर कर लोगे, जो छोटा दिखने वाला एंगल है उसको एंगल सी कंसीडर कर लोगे। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, यानी कि आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है कि एंगल बी आपको अपने फिगर के अंदर एंगल सी का एग्जैक्टली डबल दिखे। आपको इतनी मेहनत नहीं करनी फिगर में, आपको अपने फिगर को बस इस तरीके से बनाना है अपने ट्रायंगल को इस तरीके से बनाना है कि उसके 3 इंटीरियर एंगल में से कोई 2 इंटीरियर एंगल आपस में बराबर ना दिखे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटीरियर एंगल बराबर नहीं होंगे सर, तो एक उसमें से बड़ा एंगल होगा, एक छोटा एंगल होगा। तो बड़े वाले को एंगल बी कह देंगे, छोटे वाले को एंगल सी कह देंगे सर। तो आप जो भी ट्रायंगल बनाओ इस छोटी सी चीज का ध्यान रखते हुए बनाओ, क्योंकि मैंने आपको हर बार सिखाया है कि हमारे सवाल का जो गिवन डाटा होता है ना, उस गिवन डाटा को हमेशा हम अपने फिगर में रेस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उस बात को अपने फिगर से इज्जत देने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों है सर? तो इससे आपके एग्जामिनर पे एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। वो तुरंत देखता है कि आपने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया है वो प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे जो रैंडमली अपने मन से ट्रायंगल कंसीडर करके बना लेंगे और उनको नंबर भी पूरे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको हमेशा क्या सिखाया है कि मैथ्स में 90 प्लस स्कोर करना एक बात होती है, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना एक दूसरी बात होती है। तो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए बहुत सारी छोटी बारीकियों का भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। इतना क्लियर है? तो यहां पे सिचुएशन के हिसाब से अपना ट्रायंगल बना लेते हैं, तो ध्यान से देखना। तो मान लो इस तरीके से मैंने अपना ट्रायंगल यहां पे बना लिया। अब मैंने जो अपना ट्रायंगल बनाया इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया सर कि 3 इंटीरियर एंगल में से 2 इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल मुझे ना दिखे, बराबर ना दिखे। जहां पे मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि ये बड़ा वाला एंगल दिख रहा है मुझे और ये कंपैरेटिवली छोटा वाला एंगल दिख रहा है। अब मैंने आपको बताया था सर कि जो बड़ा वाला एंगल होगा उसको आपको एंगल बी मानना है,
जो छोटा वाला एंगल होगा सर उसको आपको एंगल सी मानना है। तो अब खुद सोच के बताओ कि ये एंगल बी बनना चाहिए, ये एंगल सी बनना चाहिए, तो इन वर्टिसेस का नाम क्या रखोगे? तुरंत जवाब आना चाहिए सर, ये एंगल बी बनना चाहिए, यानी कि यहां पे जो वर्टेक्स होगा सर उसको मैं बी नाम दूंगा। इसी तरीके से ये एंगल सी बनना चाहिए, यानी कि सर यहां पे जो वर्टेक्स होगा उसको मैं सी नाम दूंगा। तो ट्रायंगल एबीसी आपको नामकरण करना है, जहां पे दो वर्टेक्स का आपने नामकरण कर लिया तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सर। इतना क्लियर है? अब देखो आगे। तो अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना। एग्जैक्टली एंगल बी और एंगल सी के बारे में आपको क्या बताया गया है? तो अगर मैं एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन की बात करूं तो आपको कहा जा रहा है सर कि आपका जो एंगल बी है वो आपके एंगल सी का डबल है, उसका दुगना है। तो देखो इसको भी मैं अपने डायग्राम में किस तरीके से शो करूंगा। तो अगर मान लो मैं अपने एंगल सी को कुछ x डिग्री मान लेता हूं तो एंगल बी उस हिसाब से कितना हो जाएगा सर? तो अगर आप एंगल सी को x डिग्री मानोगे तो एंगल बी एंगल सी का दुगना है, डबल है, यानी कि एंगल बी सर 2x डिग्री हो जाएगा। अब देखो, अब आगे जाके आपके इस एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर बनाया गया है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है। सर बना दो एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर। बना दिया सर मैंने अपने एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर। अब देखो इस एंगल बाइसेक्टर के बारे में आपको क्या बताया गया है? तो इस एंगल बाइसेक्टर के बारे में आपको बताया गया है सर कि यह एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से बना है कि ये AC को पॉइंट D पे जाके मीट कर रहा है, पॉइंट D पे जाके टच कर रहा है, या फिर कह लो पॉइंट D पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आगे जाके आपको इंफॉर्मेशन कह रहा है सर कि आपने अपने एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि वो AC को पॉइंट D पे जाके टच कर रहा है, या फिर कह लो मीट कर रहा है, या फिर कह लो इंटरसेक्ट कर रहा है। सर ये आपने यहां पे शो कर दिया है। अब जाके आपको इनसाइड के रेशियो के टर्म्स में जो रिलेशन है इसको प्रूव करके दिखाना है। इतना सभी को क्लियर है? क्लियर होना चाहिए सर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसी की तरह दिखने वाला ये फिगर हो गया सर। अब इस फिगर पे वापस लौटते तो ध्यान से देखना। तो यहां पे सर सबसे पहले क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम अपने गिवन फिगर के अंदर अपने गिवन डाटा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको हमेशा सिखाया है सर कि हमेशा आप क्या करते हो? अपने फिगर के अंदर गिवन डाटा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो अगर मैं आपसे पूछूं सवाल में गिवन डाटा क्या क्या, तो आप कहोगे सर सवाल के अंदर मेनली दो गिवन डाटा है। पहले गिवन डाटा में आपको बताया गया है सर कि आपका जो एंगल बी है वो एंगल सी का दुगना है, यानी कि अगर मैं अपने एंगल सी को कुछ x डिग्री मान लूंगा तो एंगल बी कितना हो जाएगा सर? तो मेरा एंगल बी यहां पे 2x डिग्री हो जाएगा। इस बात को मैंने अपने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद दूसरा गिवन डाटा क्या है सर? तो मुझे बताया गया है कि मेरे ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर बीडी है, यह भी मुझे बताया गया सर। तो दूसरे इंफॉर्मेशन में मुझे अपने एंगल बाइसेक्टर के बारे में बताया गया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। एंगल बाइसेक्टर वाले डाटा को कैसे फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं मैंने आपको कई बार सिखाया है। क्या सिखाया सर? कि एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, जिस एंगल के लिए बनाया गया उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ऑब्वियस सी बात है एंगल बी को बीडी क्या करेगा सर? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। अब ध्यान से समझना, अगर ये बीडी एंगल बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो मैंने जो अपने एक्स के टर्म्स में चीजें लिखी हैं उस हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं सर कि क्या आप इन इक्वल पार्ट्स की वैल्यू बता सकते हो, तो आप तुरंत जवाब दोगे बिल्कुल बता सकते हैं। आप तुरंत कहोगे सर कि पूरा एंगल बी मेरे मानने के हिसाब से 2x डिग्री का है, तो आधा कितना हो जाएगा? आधा x डिग्री का हो जाएगा, यानी कि ये भी x डिग्री, ये पार्ट भी x डिग्री। तो अपने दोनों गिवन इंफॉर्मेशन को मैंने अपने फिगर में क्या कर दिया सर? शो करके दिखा दिया। तो इतना आपको भी करना पड़ेगा। इतना क्लियर है? अब देखो अब किस तरीके से सवाल में सोचते हैं सर। तो हम जो भी सवाल करते आ रहे हैं वहां पे सोचने का तरीका यही है कि हम अपने गिवन इंफॉर्मेशन को देखते हैं और हम अपने प्रूफ डेट वाले इंफॉर्मेशन को देखते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं सर गिवन इंफॉर्मेशन में क्या दिख रहा है, तो गिवन इंफॉर्मेशन में दो बातें थी। पहली बात में बताया जा रहा था कि आपका जो ट्रायंगल का एंगल बी है ये एंगल सी का क्या है सर? डबल है, दुगना है। और दूसरे गिवन इंफॉर्मेशन में मुझे अपने एंगल बाइसेक्टर बीडी के बारे में बता दिया गया था। ये दो गिवन इंफॉर्मेशन थी सर। मुझे साबित क्या करना है? तो साइड के रेशियो के टर्म्स में एक रिलेशन को साबित करके दिखाना है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं सर किस गिवन इंफॉर्मेशन और इस प्रूफ डैट को देखकर क्या क्या सोच सकते हो, तो क्या जवाब दोगे? आप तुरंत कहोगे सर अभी फिलहाल इस इंफॉर्मेशन को रहने देते हैं, लेकिन इस इंफॉर्मेशन पे तो मैं तुरंत सोच सकता हूं। क्या सोच सकता हूं सर?
तो मुझे दिख रहा है कि गिवन डाटा में एंगल बाइसेक्टर कौन है, यह बता दिया गया है। मुझे दिख रहा है कि गिवन डाटा में एंगल बाइसेक्टर कौन है, यह बता दिया गया है। तो तुरंत इससे दिमाग में आता है सर कि मुझे यहां पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाने की जरूरत पड़ने वाली है, और उसमें भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाने की जरूरत पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सर कि इसी थ्योरम के अंदर हमारे पास गिवन डाटा में एंगल बाइसेक्टर के बारे में बता दिया जाता है, एंगल बाइसेक्टर कौन है यह कह दिया जाता है, और इस थ्योरम की मदद से हमारे पास साइड के रेशियो के टर्म में एक रिजल्ट निकल कर आता है। और यहां पे अपने प्रूफ डाट को देखकर यह पता भी लग रहा है सर कि जो मुझे प्रूफ करना है वो साइड के रेशियो के टर्म्स में है। इतना सभी के दिमाग में जा रहा है, जाना चाहिए। अब देखो आगे, अब इतना समझ में आने के बाद देखो क्या दिख रहा है। अब देखो यहां पे, तो मेनली अगर मैं आपसे पूछूं सर कि थ्योरम के तौर पर, ट्रायंगल के सिलेक्शन के तौर पर कितने रिजल्ट आपके आंखों के सामने आ रहे हैं, तो आप कहोगे सर इस सिचुएशन के अंदर अब मुझे मल्टीपल रिजल्ट्स आते हुए नहीं दिख रहे हैं साइड के रेशियो के टर्म्स में। अब आप तुरंत कहोगे सर कि इस सवाल के अंदर पर्टिकुलरली दो गिवन डाटा, दो मुझे गिवन है, मुझे गिवन डाटा दो दिया हुआ है, लेकिन ये दो डाटा इस टाइप के नहीं है कि मेरे पास साइड के रेशियो के टर्म्स में मल्टीपल रिजल्ट आ जाए, दो या दो से ज्यादा रिजल्ट आ जाए। यहां पे मुझे दिख रहा है सर कि गिवन डाटा में सिर्फ एक ऐसा गिवन डाटा है जो कि मुझे अपने साइड के रेशियो के टर्म्स में रिजल्ट तक पहुंचाएगा। यानी कुल मिला के सर साइड के रेशियो का यहां पे मुझे एक ही रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। तो इससे मुझे हिंट मिलता है कि चूंकि साइड के रेशियो के टर्म्स में एक ही रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है, यानी उसी रिजल्ट की मदद से कहीं ना कहीं इस साइड के रेशियो वाली चीज को मैं प्रूव कर पाऊंगा। लग जाओ काम पे। अब देखो यहां पे, अब मुझे पता है सर कि मुझे अपना ट्रायंगल सेलेक्ट करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कि अपना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाने के लिए कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करोगे, तो कहोगे सर कि सवाल को देखकर, अपने एंगल बाइसेक्टर को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं अपना ये सबसे बड़ा पिंक वाला ट्रायंगल सेलेक्ट करूंगा तो इसी में मुझे अपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। इसको देखकर मुझे बहुत अच्छे से ये क्लियरली समझ में आ रहा है सर, अप्लाई कर दो। तो अगर मैं अपने पिंक वाले ट्रायंगल के अंदर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करूंगा सर, तो मैं लिख सकता हूं AB डिवाइडेड बाय BC, AB डिवाइडेड बाय BC बराबर क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा AD डिवाइडेड बाय DC। क्या हो जाएगा सर, AD डिवाइडेड बाय DC हो जाएगा। लिख लिया। अब मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया सर कि गिवन डाटा दो है, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास जो साइड के रेशियो के टर्म्स में रिजल्ट आ रहे हैं वो बस एक आ रहा है, क्योंकि इन गिवन डाटा में से सिर्फ एक ऐसा गिवन डाटा है जो कि मुझे अपने साइड के रेशियो के रिजल्ट के टर्म्स में पहुंचाएगा, और वो एक ही डाटा ये वाला डाटा है सर। तो इससे मुझे हिंट मिलता है कि चूंकि बस यही डाटा मुझे साइड के रेशियो के रिजल्ट के टर्म्स में पहुंचा रहा है, यानी कि सर 99% प्रोबेबिलिटी है कि इसी रेशियो की मदद से कुछ ना कुछ करके मैं अपने प्रूफ डाटा वाले साइड के रेशियो पे पहुंचूंगा। तो अब क्या करेंगे, सोचना स्टार्ट करेंगे। तो इतना कंफर्म है कि गिवन डाटा की मदद से यही साइड के रेशियो के टर्म्स में मेरे पास रिजल्ट आ सकता है सर, और कोई रिजल्ट आ सकता है साइड के रेशियो के टर्म्स में नहीं आ सकता है, और मुझे ये वाला पार्ट प्रूफ करना है सर। तो यहां पे अब दोनों रिजल्ट को मैच करके देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट मेरे पार्ट्स की फुलफिल हो पा रही है अभी फिलहाल। तो मेरे पास BD होना चाहिए, क्योंकि प्रूफ डेट में BD है। BD है क्या यहां पे सर, BD नहीं दिख रहा है। मेरे पास DA होना चाहिए, DA है क्या यहां पे, बिल्कुल है सर। आप AD बोलो DA बोलो एक ही बात है। मेरे पास BC होना चाहिए, BC है क्या, बिल्कुल है सर। मेरे पास BA होना चाहिए, BA भी है सर। आप AB बोलो BA बोलो एक ही बात है। तो आपको क्या दिख रहा है सर कि आपको जो साइड के रेशियो के टर्म्स में रिजल्ट प्रूफ करना है, उस रिजल्ट के 4 पार्ट में से 3 पार्ट तो सीधे सीधे आपके आए हुए गिवन रिजल्ट की मदद में मैच हो गया है सर। तो जो प्रूफ करना है उसके 4 पार्ट में से तो 3 पार्ट यहां पे क्लियरली मुझे मैच होता हुआ दिख रहा है। बस क्या मैच नहीं हुआ सर, तो यहां पे DC के बदले BD होना चाहिए था। बस क्या मैच नहीं हुआ सर, तो DC नहीं होना चाहिए था, BD होना चाहिए था। तो अब इसमें सोचेंगे कि DC को BD से रिप्लेस करना है, कैसे रिप्लेस करेंगे, तो वो भी आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है सर, अब आपको दिख रहा है कि ये जो एंगल भी एंगल C का डबल है, ये इंफॉर्मेशन, और एंगल बाइसेक्टर है, उससे आने वाली एंगल के टर्म्स में जो इंफॉर्मेशन है उसमें जब मैंने काम किया तो मुझे यहां पे दिख रहा है सर
कि ये जो छोटू वाला ट्रायंगल है, ये जो पर्पल वाला ट्रायंगल मैंने हाईलाइट किया है सर, इस पर्पल वाले ट्रायंगल के अंदर हमारे ये जो दो एंगल्स है सर, ये इक्वल हो जा रहे हैं। तो अगर हमारे पर्पल वाले ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हो जा रहे हैं, तो इससे मैं ये प्रूफ कर दे रहा हूं सर कि हमारा पर्पल वाला ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और मुझे अपने आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर बहुत अच्छे से पता है सर कि जो इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां से मैंने यह साबित कर दिया सर कि मेरा जो BD है वो DC के बराबर होगा। तो इस गिवन इंफॉर्मेशन से मैंने यह साबित कर दिया सर कि मेरा जो BD है वो यहां पे DC के बराबर होगा सर। और जो प्रॉब्लम अब आ रही थी वो यहां पे सॉर्ट आउट हो गई। क्यों सर? आपको रिक्वायरमेंट BD की है, आपके पास आ रहा DC है, और आपने साबित कर दिया सर कि DC जो है ये BD के बराबर है। तो क्या आप DC को BD से रिप्लेस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो सर। जैसे ही कर दोगे, जो चीज आपको प्रूव करनी है प्रूव हो जाएगी। कैसे सर? अब आपको जो रेशियो की रिक्वायरमेंट है सर, उसमें BD ऊपर चाहिए, DA नीचे चाहिए। कैसे आएगा सर? तो रिवर्स कर दो, पलट दो पूरे रेशियो को। तो यहां पे अगर मैं पलट दूंगा तो मैं लिख सकता हूं सर BD ऊपर चला जाएगा, BD डिवाइडेड बाय AD बोलो DA बोलो एक ही बात है, बराबर इस तरफ क्या हो जाएगा सर? तो ऊपर यहां पे BC हो जाएगा, डिनोमिनेटर में AB हो जाएगा, तो AB बोलो BA बोलो एक ही बात है। क्या यही चीज प्रूव नहीं करनी है? बिल्कुल करनी है सर, कर दिया प्रूफ। इतना क्लियर है, इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी चीज को प्रॉपर प्रेजेंटेशन के तौर पे लिख लेते हैं सर। तो डायग्राम किस तरीके से बनाना है इसको मैं शुरुआत में ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता कि डायग्राम के बारे में मुझे आपको और कुछ भी बताने की जरूरत है। डायग्राम के नीचे क्या आता है सर? गिवन आता है। तो गिवन में मुझे पता है सर कि मेनली दो इंफॉर्मेशन, उस दो इंफॉर्मेशन को मेंशन कर दो। क्या क्या है सर? तो इन ट्रायंगल ABC सबसे पहले इंफॉर्मेशन यह है सर कि जो आपका एंगल B है वो एंगल C का डबल है, एंड इसके साथ साथ यह भी बताया गया है कि BD मेरे एंगल ABC का एंगल बाइसेक्टर है, उसको भी बताओ। एंड BD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B बोलो या एंगल ABC बोलो, एक ही बात है सर। तो मेनली यही दो मेरी गिवन इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद आता है सर टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, क्या साबित करना है? तो इन साइड के रेशियोज को इक्वल साबित करना है। लिख लेते हैं सर, यानी कि मुझे साबित करना है BD डिवाइडेड बाय DA बराबर यहां पे BC डिवाइडेड बाय BA। क्लियर है सर? इसके नीचे क्या आता है सर? तो मुझे पता है टू प्रूफ के नीचे आता है यहां पे कंस्ट्रक्शन। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कि सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या आपको अलग से कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ा? तो नहीं करना पड़ा है सर, नील लिखेंगे। अब देखो यहां पे कुछ स्टूडेंट्स डाउट में रहेंगे, वो कहेंगे कि सर आपने चीजों को सॉल्व करने के लिए एंगल C को x डिग्री से रिप्रेजेंट किया, एंगल B को 2x डिग्री से रिप्रेजेंट किया, उसको आप कंस्ट्रक्शन में क्यों नहीं लिखते हो? देखो कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई स्पेशल टाइप की चीज हम बनाते हैं, कोई लाइन बना दिया, कोई सर्कल बना दिया, कोई डायग्राम बनाते हैं, कोई फिगर बनाते हैं ना, तब लिखते हैं। किसी एंगल को जब हाईलाइट करते हैं ना, उसको कंस्ट्रक्शन में कभी नहीं लिखते। तो इस छोटी सी बात को याद रखना कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कंफ्यूजन आ जाए कि सर आपने सहूलियत के लिए x डिग्री माना ना, उसको क्यों नहीं लिख रहे हो? तो कंस्ट्रक्शन के हमेशा उसके अंदर हमेशा जो फिगर बनाते हैं ना, फिगर की बात करते हैं। अब ये जो मैंने x डिग्री हाईलाइट किया है, ये कोई शेप नहीं है, ये कोई फिगर नहीं है, ये सिंपली मैंने एक एंगल को हाईलाइट किया है। अगर आप कोई एक्स्ट्रा शेप ड्रॉ करते हो ना, उसको हमेशा कंस्ट्रक्शन में लिखते हो, ये हमेशा याद रखना। तो क्या कोई एक्स्ट्रा शेप ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी है सर, तो कंस्ट्रक्शन क्या हो गया? नील। अब इसके बाद आता है थ्योरम्स स्लैश फॉर्मूलेज यूज्ड, जिसके लिए मैंने बताया सर कि हमेशा 2-3 लाइनें छोड़ दिया करो और 1 2 3 करके प्रूफ के अंदर जो भी चीजें यूज करते हो सर, उसको वहां पे स्टेटमेंट के साथ मेंशन कर दो। पहले इतना नोट डाउन करो। अब चलते हैं सर इसके प्रूफ पर। अब देखो यहां पे प्रूफ पे किस तरीके से बात करेंगे सर। तो मेरे पास गिवन डाटा में काम करने के लिए दो इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन एक्स के टर्म्स में चल रहा है, जो कि मुझे यह प्रूफ करके दे देता है कि यह इसके बराबर है, और दूसरी इंफॉर्मेशन है वो मुझे साइड के रेशियो के टर्म्स में रिजल्ट लाकर देता है। तो आपकी मर्जी है कि आप किस इंफॉर्मेशन पे शुरुआत में बात करना चाहते हो, किस पे बाद में बात करना चाहते हो। अब जिसको चाहो उसको पहले मेंशन कर सकते हो, जिसको चाहो उसको बाद में मेंशन करके सॉल्व कर सकते हो सर। तो मान लो मैंने रैंडमली अपने एक्स वाली इंफॉर्मेशन को पहले मेंशन करना जरूरी समझा, आप इसका उल्टा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो देखो प्रूफ में अब क्या क्या लिखेंगे।
तो सबसे पहले जो भी बात हो रही है सर वो ट्रायंगल एबीसी के एंगल्स के बारे में हो रही है, तो यहां पे लिखोगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। अब देखो, तो आपने अपनी सहूलियत के लिए एंगल सी को x डिग्री माना था, तो यहां पे इस बात को मेंशन करोगे क्या कि लेट एंगल सी इज इक्वल टू x डिग्री। यह आपने अपने सहूलियत के लिए माना है सर, और ये जो आपने माना इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दोगे, क्योंकि ये आगे यूज होने वाला है। कैसे यूज होने वाला है देखेंगे सर। अब इसी ट्रायंगल में आपको बता दिया गया था सर कि एंगल बी जो है वो एंगल सी का डबल है, उस बात को भी मेंशन करो। तो यहां पे लिखोगे सर ऑल्सो एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी, और ये डाटा सर गिवन डाटा है, तो ब्रैकेट में गिवन लिख लेंगे। अब यहां से मैं बता सकता हूं देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 2x डिग्री। कैसे आया सर, आपने सिंपली इस एंगल सी के बदले x को यहां पे पुट कर दिया, तो एंगल बी भी आपका x के टर्म्स में आ गया है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्यों, क्योंकि आपने इक्वेशन नंबर 1 की मदद से एंगल सी के बदले x को यहां पे पुट किया है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे सर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर है सभी को। अब देखो आगे, अब इसके बाद बोलोगे सर ऑल्सो, फिर से ऑल्सो। अब आपको बताया गया है कि BD जो है ये एंगल B का क्या है सर, एंगल बाइसेक्टर है, तो यहां पे लिखोगे सर ऑल्सो BD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, BD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। देयरफॉर अगर ऐसा है तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है सर कि ये दोनों छोटे एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि देयरफॉर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD होगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखो, तो अगर ऐसा है तो आप कह सकते हो देयरफॉर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल B डिवाइडेड बाई 2। यानी कि सर एंगल B डिवाइडेड बाई 2 यानी का क्या मतलब है, 2x बाई 2 यानी कि x डिग्री। अब इसके बाद आप लिख सकते हो कि एंगल ABD, therefore एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD इज इक्वल टू x डिग्री। इतना क्लियर है सर। और ये जो आपके पास निकल के आया सर, इसको इक्वेशन नंबर हम 3 कह देंगे। अब देखो ध्यान से सुनना क्या क्या ब्रैकेट में लिखना है। तो ये आपने कहां से लिख लिया, तो आपको पता है कि सर एंगल बाइसेक्टर है, तो वो मेरे एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, इसी वजह से ये लाइन हमने लिखी। अब यहां पे आपने एंगल B बाई 2 किया है सर, तो यहां पे ब्रैकेट में मेंशन करोगे कि आपने एंगल B के वैल्यू का इस्तेमाल किया है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर है सभी को, होना चाहिए सर। अब आप कहोगे अपने इस छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर कि वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जा रहा है। अब आप किसकी बात करोगे सर, इस छोटे वाले ट्रायंगल की। तो अब आप कहोगे सर नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भैया, तो नाउ इन ट्रायंगल, मान लो इसको मैं BDC कह देता हूं, नाउ इन ट्रायंगल BDC। क्या मुझे ऑब्जर्व हो रहा है, तो मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DCB इज इक्वल टू x डिग्री। अभी आपने कहां से कह दिया, तो एंगल C x डिग्री के बराबर है, यह आपने इक्वेशन नंबर 1 में देख लिया था। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड किसका इस्तेमाल किया, और यहां पे आपने साबित कर दिया है कि ये दोनों एंगल ही x डिग्री के बराबर है। तो किस इक्वेशन का इस्तेमाल किया, 3 का। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, ये वाली बात आपने यहां पे बोल ली। अब चूंकि ऐसा है तो आप कह सकते हो देयरफॉर, चूंकि ऐसा है तो आप कह सकते हो सर देयरफॉर, क्या कह दोगे, यहां पे सिंस होगा तो क्या कह दोगे सर, तो आप यहां पे कह सकते हो कि मेरा जो BD है सर, ये जो है मेरे DC के बराबर हो जाएगा। अब आप कह सकते हो सर कि हमारे इक्वल एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि सर BD और DC आपस में बराबर हो जाएंगे। ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे, सिंस साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल। हमें पता है एक ट्रायंगल के अंदर जो इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड होते हैं सर, वो आपस में इक्वल होते हैं, और इस रिजल्ट का आगे जाके इस्तेमाल होने वाला है। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 3 तक हो गया था, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे सर। इतना क्लियर है। तो अपने पहले वाले गिवन इंफॉर्मेशन पे जितना काम हो सकता था वो हमने कर लिया। अब दूसरे वाले गिवन इंफॉर्मेशन की बारी सर। तो यहां पे लिखेंगे सर नाउ इन ट्रायंगल, फिर से अपने वापस बड़े वाले ट्रायंगल पे लौटते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC, सिंस चूंकि BD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, सिंस BD is the angle
बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, और ये बात क्या है सर, गिवन है, तो ब्रैकेट में गिवन। तो अब यहां से मैं लिख सकता हूं देयरफॉर, चूंकि एंगल बाइसेक्टर है इसी वजह से मैं लिख सकता हूं सर कि ए बी बाई बी सी जो होगा सर, ये ए बी डिवाइडेड बाई बी सी जो होगा सर, ये ए डी डिवाइडेड बाई डी सी के बराबर हो जाएगा। ये ए डी डिवाइडेड बाई डी सी के बराबर हो जाएगा सर। इसमें किसी को कोई दिक्कत अगेन नहीं होनी चाहिए। ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे, तो ब्रैकेट में लिखोगे सर बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्लियर है। और ये जो है सर, ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर कितना आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 तक हो गया था, यानी कि इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा सर। क्लियर है। अब आपको पता है कि ये चीज प्रूव करने के लिए आपको अपने डीसी के बदले क्या लिखना है, बीडी लिखना है सर। तो यहां पे लिखो, क्या लिखोगे कि नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डीसी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 इनटू इक्वेशन नंबर 5। तो आपने इक्वेशन नंबर 4 की मदद से अपने डीसी के बदले जब बीडी को यहां पे पुट किया तो आपके पास निकल के आ रहा है ए बी डिवाइडेड बाई बी सी बराबर ए डी डिवाइडेड बाई डीसी के बदले मैं लिख सकता हूं सर बीडी। तो अब जो मुझे प्रॉपरली चीज प्रूव करनी है उसमें मुझे बीडी बाई डीए की जरूरत है, यानी कि इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। पहले इतना नोट डाउन करो। अब इसके बाद फाइनली यहां पे आप कह सकते हो सर, क्या कह सकते हो कि अब इसी को रीअरेंज करेंगे, उल्टा कर लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा सर यहां पे बी डी ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में डीए। तो आप एडी बोलो डीए बोलो एक ही बात है। और इस तरफ क्या बचेगा सर, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा बी सी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ए बी। तो आप ए बी बोलो बी ए बोलो एक ही बात है। और यही मुझे प्रूव करना था सर, हेंस प्रूव्ड, कहानी खत्म। इतना लिख दोगे, पूरे नंबर, कोई कुछ भी काट नहीं सकता। यहां पे इतना क्लियर है, सभी को समझ में आया। तो यहां पे आई होप आपको जितना फंडा मैंने बताया क्लियर हुआ होगा। चलते हैं सर नेक्स्ट सवाल पे। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते। तो सवाल यहां पे कह रहा है, इन फिगर चेक वेदर एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ऑफ ट्रायंगल एबीसी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। और ये 5 सवाल आपके पास है जहां पे आपको अलग अलग साइड्स की वैल्यू दी गई है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 1-2 नंबर वाला क्वेश्चन है, सबसे बनना चाहिए। इसको नोट डाउन करो फटाफट। तो एक बार पढ़ के डाटा सुना देता हूं। तो फर्स्ट पार्ट में ए बी 5 सेंटीमीटर, ए सी 10 सेंटीमीटर, बी डी 1.5 सेंटीमीटर, सी डी 3.5 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में ए बी 4 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर, बी डी 1.6 सेंटीमीटर, सी डी 2.4 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में ए बी 8 सेंटीमीटर, ए सी 24 सेंटीमीटर, बी डी 6 सेंटीमीटर, बी सी 24 सेंटीमीटर। फोर्थ पार्ट में ए बी 6 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर, बी डी 1.5 सेंटीमीटर, सी डी 2 सेंटीमीटर। और फिफ्थ पार्ट में ए बी 5 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर, बी डी 2.5 सेंटीमीटर, बी सी 9 सेंटीमीटर। तो बड़ा सिंपल सा फुद्दू सवाल है, सबसे बनना चाहिए, नोट डाउन करो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, नोट डाउन करो। क्या है सर, इन द फिगर एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 420 सेंटीमीटर। एसी 420 सेंटीमीटर हो गया भैया, ये थोड़ा सा कुछ मिस्टेक होगा यहां पे, मेरे को लगता है 20 सेंटीमीटर होगा, तो इसको आप सही कर लेना। एसी बराबर 20 सेंटीमीटर एंड बीडी बराबर 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन सीडी। तो ये सवाल सबसे बनना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने ये सवाल देखा नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि जब ये छोटे छोटे साइड्स हैं तो ये इतना बड़ा साइड 420 सेंटीमीटर तो हो नहीं सकता, यानी टाइप करने वाले ने यहां पे थोड़ा सा लिखने में एरर कर दिया है, तो इसको आप सही कर सकते हो। तो ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम में भी हो सकता है, कभी कभी होता है कि कोई सवाल का डाटा आपको क्लियरली समझ में आएगा कि गलत है, तो वहां पे अगर आपको लग रहा है गलत डाटा है तो तुरंत हाथ उठाओगे, कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ हाथ उठाना है, क्योंकि इन्विजिलेटर रूल कहता है कि आपको कोई भी डाउट है तो आप हैंड रेस करोगे, इन्विजिलेटर आपके पास आएगा, आप उसको कहानी समझाओगे कि मैडम ऐसा ऐसा है। अब वो जो बात है वो वहां पे सीबीएसई का जो हेड आया होगा उस पे उसके तक पहुंचाया जाएगा, प्रिंसिपल तक पहुंचाया जाएगा। और अगर ऐसा कोई चेंजेस होगा तो हेड तुरंत हेडक्वार्टर्स में इंफॉर्म करेगा, कोई करेक्शन होगा तो करेक्शन आपको बता दिया जाएगा। और अगर करेक्शन नहीं होगा तब देखो चीज इंटरेस्टिंग होती है, बहुत रेयरली होता है, लेकिन इस सिनेरियो को भी समझ लो कि मान लो कोई करेक्शन नहीं आता है, कि सामने वाले ने बोला कि कोई करेक्शन नहीं है, आपको जो सही लग रहा है आप वो मान के बना लो। तो कभी भी ऐसा होता है कि अगर आपको सामने वाला बोल दे कि मैंने पूछ लिया है कोई करेक्शन नहीं है, आपको जो सही लग रहा है वो मान के बना लो,
तो उस सिचुएशन में आपको जो डाटा सही लग रहा है ना, वो आप मान के सॉल्व कर देना, आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे और उस सवाल पे क्या होगा, जब आपकी आंसर की आएगी तो उस आंसर की के अंदर उस सवाल के लिए सबको पूरे नंबर दिए जाएंगे, ये हो जाएगा। तो ये जो छोटी सी चीज बताई इसको भी याद रखना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर, तो फिगर को भी नोट डाउन कर लो यहां पे। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है। अब ये रहा सर नेक्स्ट सवाल। अगेन ये आपका होमवर्क क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए, फटाफट चीजों को नोट डाउन करो। ये आपका फिगर है सर, ये आपका सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी if angle 1 is equal to angle 2 prove that AB by AC is equal to BD by DC। और इस सवाल के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है सर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो क्लियर है, कहीं पे कोई डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ऐड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था कि 15 तारीख ऑनवर्ड्स आपके रिवीजन लेक्चर पे काम स्टार्ट हो जाएगा। तो समझना बात को, जो आपका रिवीजन लेक्चर, जो आपका वन शॉट लेक्चर बनेगा, वो काफी बड़ा लेक्चर होता है। तो उसके लिए काफी चीजें रिकॉर्ड करनी पड़ती है, काफी टाइम लगता है। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपको वो लेक्चर मान के चलो कि अराउंड 17th, ज्यादा से ज्यादा 17 से 18 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, आपको चला जाएगा। और पहला रिवीजन लेक्चर का जो चैप्टर मैंने सिलेक्ट किया है वो प्रोबेबिलिटी होने वाला है। और इसके साथ साथ पैरेलली मैं आपके क्वेश्चन बेस्ड सीरीज भी करवाऊंगा। कौन सी सर, जो नया सेक्शन बी ऐड हुआ है, उस सेक्शन बी पे बेस्ड आपकी क्वेश्चन सीरीज भी मैं आपको करवाने वाला हूं। वो भी लेक्चर्स आपके तुरंत आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा पेशेंट रहना, कमेंट सेक्शन में बवाल मत मचा देना कि सर आपने 15 बोला था, 15 को लेक्चर नहीं आ रहा है। इतना सभी को क्लियर है। इस पॉइंट के साथ लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।